our HTTP chapter, and in that we are learning get methods. Okay, तो गेट मेथड के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। जैसे कि कल हमने उसके बेसिक चीज़ें देखी थी कि गेट रिक्वेस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, और उस गेट रिक्वेस्ट किस तरीके से हम फायर कर सकते हैं और रिस्पॉन्स किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी उसके आगे की चीज़ें देखने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट के बारे में। सो हियर मैं ओपन करता हूँ, लास्ट प्रोजेक्ट हमने ओपन किया था कल, उसी के अंदर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। तो नोट पैड, ठीक है। तो कल हमने देखा था ये क्रिएट बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, ये बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, सेलेक्ट बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, इंडेक्स फाइल, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो ये इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल देखा था हमने यहाँ पे कल, और उसके बाद देखा था 7 सेंड HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, आज हम देखेंगे फुल रिस्पॉन्स हैंडलिंग। ठीक है, तो ये फुल रिस्पॉन्स हैंडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कंपनी में, तो आपको ये क्या होना चाहिए, ये जो रिस्पॉन्स है आपका, आपको फुली हैंडल करना आना चाहिए, ताकि आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या रिस्पॉन्स आया है, स्टेटस कोड क्या है, हेडर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्स के अंदर आप रिट्राइव कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे फुल रिस्पॉन्स हैंडलिंग। तो फुल रिस्पॉन्स हैंडलिंग के लिए हमें पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, और फिर उस रिस्पॉन्स को हम फुली हैंडल करके, मतलब लेके हम उसके अंदर की सारे डिटेल्स क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किस तरीके से फुल रिस्पॉन्स हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का कोड था। तो सिंपली ये हमारी फाइल है। अभी पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे ng सर्व करके। तो एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ये जो लोकेशन है यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे सी ड्राइव में जाके। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस बार पे आपको पेस्ट करना है वो लोकेशन। ठीक है, तो ये जो फाइल है ng.ps1, इस फाइल को अभी रिमूव करना, मतलब यहाँ से। ठीक है, और एंटर करेंगे, ये लोकेशन पे जाएगा। अब यहाँ पे जो फाइल है हमारी, ये ng.ps1, ये इसको अभी क्या करना है, हमें डिलीट कर देना है यहाँ पे। आपने ये एरर फेस किया है क्या पहले? मैक्सिमम डेवलपर फेस करते हैं इस एरर को। इससे पहले किसी ने फेस किया है ये एरर? अब हम ng सर्व करेंगे तो अभी ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। किसी को आया था ये एरर इससे पहले? नहीं सर। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरर आया था या नहीं आया था। कुछ करते ही नहीं तो क्या समझ में आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम हमारा जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे अभी यहाँ पे, लोकल होस्ट 4200। तो ये हमारा कल हमने बनाया था ये फॉर्म, ये अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, रन हो चुका है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक गेट रिक्वेस्ट हम बनाएंगे फिर से, और एक नया कंपोनेंट ही ले लेंगे हम। ठीक है, तो या फिर इससे पहले हमने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेजी थी यहाँ पे HTTP कंपोनेंट के अंदर, इसी को रीयूज करेंगे हम यहाँ पे। ये हमारा HTTP कंपोनेंट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, पहले इस कंपोनेंट को हम रन करेंगे। ओके, तो रन करने के लिए पहले हमें बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में जाना है यहाँ पे, और ये जो बूटस्ट्रैप है इसको हम HTTP कंपोनेंट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, अभी HTTP कंपोनेंट जो है हमारा, इसका HTTP ये जो है, हम इसको डॉट
एम्प्लॉय हमने रखा था एम्प्लॉई, इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे ताकि हमें बार बार इंडेक्स फाइल में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, ये हमारा देखो कंपोनेंट लोड हो चुका है, बूटस्ट्रैप हो चुका है। ठीक है, तो हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे आईडी नंबर 1 और यहाँ पे जैसे भी रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो इसका डेटा हम यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा है कि सर्वर से क्या डेटा आ रहा है, मतलब सर्वर से क्या चीज़ें हेडर वगैरह कुछ भी चीज़ें हमें नहीं मिल रही यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इस एग्जाम्पल को एक नया फंक्शन बना के क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन है यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट विथ फुल रिस्पॉन्स। ओके, तो ये मेथड है हमारी, यहाँ पे वाइड है यहाँ पे। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट भेजेंगे और डेटा के साथ पूरा रिस्पॉन्स क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्रिएट करना है यूआरएल। तो यूआरएल हमारा क्या था, assets / और फाइल का नाम क्या था हमारा, employee.json फाइल, ये था, ये हमारा यूआरएल था। ठीक है, तो employee.json इसको हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं जेसन को। ठीक है, ये यूआरएल हमने प्रिपेयर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट फायर करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम गेट रिक्वेस्ट फायर करेंगे तो हमें यूज़ करना है .http क्लाइंट जो होता है उसका ऑब्जेक्ट .get मेथड। ठीक है, अब ये गेट मेथड को हमें यहाँ पे देना है कि किस टाइप का रिस्पॉन्स हम रीड करने वाले। तो जैसे हमने एम्प्लॉय इंटरफेस बनाया था, हम एम्प्लॉय इंटरफेस का जो भी डेटा है वही डेटा हमें आने वाला है। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप मेंशन करना है कि जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो किस टाइप का है। ओके, अगर आप उसको इंटरफेस यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे इंटरफेस टाइप देना है। ठीक है, राइट नाउ इतना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अभी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल देना है। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल देना है और ये यूआरएल देने के बाद क्या होगा, आपको ये रिक्वेस्ट शीट होगा, लेकिन आपको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन देना है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्व (= रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हो ऑब्जर्वर रिस्पॉन्स। मतलब ये एपीआई जब भी फायर होगा तो एचटीटीपी क्लाइंट को आप कमांड दे रहे हो कि आप रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करो और उसके पूरे डिटेल हमें दे दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो जैसे भी ये मेथड कॉल होगा ये रिटर्न करेगा यहाँ पे कांस्टेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा OBJ, और वो क्या होगा, ऑब्जर्वेबल। आज ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा और यहाँ पे वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स HTTP रिस्पॉन्स। ये HTTP रिस्पॉन्स का क्या करेगा, हम एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा और उसके अंदर क्या होगा, ये एम्प्लॉय होगा। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड इस तरीके से आपको करना पड़ता है अगर आपको फुल रिस्पॉन्स लेना है। तो यहाँ पे http.get मेथड, फिर इसके अंदर आप किस टाइप का डेटा आपको आने वाला है उसका डेटा टाइप मेंशन करो जो हमने इंटरफेस के थ्रू किया था। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल देना है और एक रिक्वेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करना है और उनको कॉन्फ़िगर करना है कि आप रिस्पॉन्स को क्या करो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर ये मेथड आपको ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ये जो रिस्पॉन्स टाइप ऑब्जेक्ट होगा और रिस्पॉन्स टाइप के अंदर ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ठीक है, सो हियर जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो ये कोड आपको मस्ट है और यही स्टैंडर्ड है, इसी हिसाब से आपको इंडस्ट्री में काम करना है। ठीक है, अब इतना फिक्स हो गया। अभी आपके पास ऑब्जर्वेबल मिला है यहाँ पे, और ऑब्जर्वेबल के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होगा, और रिस्पॉन्स के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय होगा, जो कि हमारा रिस्पॉन्स होगा एक्चुअली। तो अभी चलो हमें अब मेथड को फायर करना है, ट्रिगर करना है। तो आप ऑब्जर्वेबल डॉट सब्सक्राइब मेथड यहाँ पे आपको कॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, अब सब्सक्राइब मेथड है, यहाँ पे आपको 2 हैंडलर कॉल बैक पास करना है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर भी दे सकते हो नेक्स्ट, ये कॉल बैक होगा, और दूसरा होगा एरर, ये कॉल बैक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे, आर फंक्शन, और उसके अंदर लिखेंगे रिस्पॉन्स, एक पैरामीटर,
और जो होगा HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट HTTP रिस्पॉन्स, और उसके अंदर क्या मिलने वाला है हमें, एम्प्लॉय मिलने वाला है, एम्प्लॉय का डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा एरो फंक्शन इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा एक हैंडलर हो गया। आप इसको सेपरेटली बना सकते हो, जैसे हमने कल यहाँ पे सक्सेस नाम से बनाया था, इस तरीके से बना सकते हो, या फिर इसको डायरेक्टली आप इसको नेक्स्ट को पास कर सकते हो यहाँ पे। तो नाउ सेकंड यहाँ पे है एरर। तो एरर के लिए भी हम एक एरर नाम से पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे HTTP एरर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर इस तरीके से आप एरर को हैंडल कर सकते हो। तो यही होता है स्टैंडर्ड कोड, आपको इसी कोड के हिसाब से काम करना है कंपनी के अंदर। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे console.log, और यहाँ पे हम देखेंगे रिस्पॉन्स क्या आया है, और यहाँ पे अगर एरर आता है तो console.log देखेंगे हम एरर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल मेथड दैट रिक्वेस्ट यूजिंग अ गेट रिक्वेस्ट, ओके, दैट सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से कोड। अभी आपको इसी पैटर्न पे काम करना है, बस ये पैटर्न इतना फिक्स है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपकी मेथड चेंज होगी, गेट पोस्ट होगी, ये फिक्स है। और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ऑब्जर्वर, ये भी फिक्स है आपका। ठीक है, तो बाकी अगर मेथड चेंज होती है तो आपको URL, ये रिक्वेस्ट ऑप्शन और एक डेटा पास करना होता है। ठीक है, तो गेट मेथड को हम डेटा नहीं पास करते, ये सारी चीज़ें URL के थ्रू होती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कोड करना है, और ये कोड आपको ध्यान में ही रखना है। ओके, अगर मैक्सिमम जो डेवलपर है इस तरह की कोड नहीं करते, वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वो दैट्स अ बैड प्रैक्टिसेस, दीज आर द एक्यूरेट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। जैसे भी रिस्पॉन्स आएगा हमारा, यहाँ पे हम मैसेज देंगे अलर्ट रिस्पॉन्स अराइव्ड। ओके, अब इसको गेट रिक्वेस्ट विथ फुल रिस्पॉन्स, इसको हम कॉल करेंगे बटन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी गेट डाटा नाम से फंक्शन है, तो इसके अंदर हम कॉल करेंगे। तो ये पहला कोड को क्या करेंगे, हम जो पहला कोड लिखा था उसके अंदर इस सब को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमने कॉल किया है बटन क्लिक पे। तो यहाँ पे हमें कॉल करना है दिस डॉट, और यहाँ पे ये हमारा मेथड है दैट इज कॉल्ड एज गेट फुल रिस्पॉन्स, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी ये मेथड हमारा कॉल होगा यहाँ पे, तो ये कोड हमारा रन होगा, और इसके हिसाब से जो हमने यहाँ पे बनाया है ये चीज़ें हमें आउटपुट दे देगी। ओके, तो चलो अभी इसको अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो हियर जैसे हम कंट्रोल S करते हैं ऑटोमेटिकली पेज रिलोड होता है हमारा इस तरीके से। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले, तो यहाँ पे मैसेज आया रिस्पॉन्स अराइव, तो रिक्वेस्ट हमारी गई है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया था, तो यहाँ पे देखेंगे हम कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ चुका है रिस्पॉन्स का। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरा डिटेल आ चुका है कि बॉडी क्या है, हेडर क्या आए है, स्टेटस रिक्वेस्ट ओके है, स्टेटस कोड ओके है, स्टेटस टेक्स्ट ओके, टाइप 4 है, और क्या URL था, ये सब। तो ये सारी डिटेल आपको मिल चुकी है रिस्पॉन्स के अंदर, और यही डिटेल आपको लेनी पड़ती है, और इसी डिटेल का यूज़ करके आप क्लाइंट इंश्योर करता है कि क्या हुआ है आपके रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये डेटा हमारा आ चुका है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो हमारा बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट आया है उसके बॉडी के अंदर ये हमारा एक्चुअल डेटा है, यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल डेटा आया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी डेटा आपका एक्चुअल डेटा होता है HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, वो होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद हेडर आए हैं कि सर्वर ने कौन सी हेडर हमें भेजे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हेडर्स है सर्वर ने भेजे वाले, और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो होती है जैसे ओके, रिक्वेस्ट, स्टेटस कोड आ चुका है, टेक्स्ट टाइप सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पे कि रिक्वेस्ट रिलेटेड डेटा हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक इंटरफेस बनाएंगे डेटा प्रिंट करने के लिए। इंटरफेस रिस्पॉन्स डेटा, रिस्पॉन्स डिटेल्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डिटेल में हमें क्या क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे डेटा क्या क्या है, यहाँ पे मान लो ओके, स्टेटस टेक्स्ट क्या आया है। ओके, तो यहाँ पे ओके ये स्ट्रिंग है हमारी,
ओके ट्रू है, मतलब ये बूलियन है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस है, स्टेटस का क्या है डेटा टाइप, यहाँ पे नंबर है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन है टाइप, टाइप भी क्या है 4 है यहाँ पे, तो ये नंबर है। उसके बाद URL, आपने कौन सा URL फायर किया था, URL ये क्या है स्ट्रिंग है, ओके ये URL है, ओके। अब इतना हो गया। अभी आपको बॉडी का जो डेटा है यहाँ पे, ये डेटा आपको प्रिंट करना है यहाँ पे बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने डिटेल्स ले ली यहाँ पे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बॉडी है, बॉडी का डेटा लेना है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या है हमारा एरे ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एरे यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे जो हेडर्स है, हेडर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है, नॉर्मलाइज मैप, ये वो, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है, तो उतना हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, ओके। तो इतनी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे इंटरफेस बना लिया है रिस्पॉन्ड डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड डिटेल बनाया है, अभी हमें क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे रिस्पॉन्स डिटेल्स, और ये क्या है रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स डिटेल का, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, रिस्पॉन्स डिटेल के अंदर। तो इसका मतलब हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे, इसके अंदर किसके अंदर, यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ चुका है। अभी इसको हम हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे हम यहाँ पे। और ये जो रिस्पॉन्स है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स पास करेंगे, दिस डॉट रिस्पॉन्स डिटेल इज इक्वल टू, ये जो रिस्पॉन्स आया है हमारा, इसको पास करेंगे, इसको रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज HTTP रिस्पॉन्स में। ये कौन सा था हमारा, रिस्पॉन्स डिटेल में। तो अभी ये एरर कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, मे बी मिस्टेक बिकॉज इज टाइप सफिशिएंट, ओके। तो इसके अंदर पूरी इसकी डिटेल नहीं बोलते, तो ये किस तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम डॉट 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 रिस्पॉन्स, फिर भी ये नहीं कंपेटिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्स डिटेल नल बॉडी नल टाइप इवेंट, उसके अंदर सारा डिटेल नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिस्पॉन्स डिटेल है डॉट, इसका जो बॉडी है, इसको क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स आया है उसका बॉडी असाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है, ये बॉडी क्या है, प्रॉपर्टी रिस्पॉन्स बॉडी, एम्प्लॉय का बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने बॉडी एम्प्लॉय एरे लिखा है, और ये जो बॉडी एम्प्लॉय एरे, ओके। तो यहाँ पे हमने ये रिस्पॉन्स आने वाला है यहाँ पे एम्प्लॉय एरे, और यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट है हमारी, इस तरीके से इसको रिस्पॉन्स हमारा एम्प्लॉय का एरे आने वाला है, ठीक है। तो एम्प्लॉय का एरे रिस्पॉन्स आने वाला है, तो यहाँ पे बॉडी ये एम्प्लॉय एरे है, और यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसको अभी एम्प्लॉय नल है यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉय एरे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइप है बॉडी एम्प्लॉय एरे और नल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको दो तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे नल है एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, ये भी नहीं लेगा वो, ठीक है। ये बॉडी जो है, और एम्प्लॉय रिस्पॉन्स है यहाँ पे, इसका टाइप हमें लिखना है ये जो, और नल, ठीक है। तो नल और एम्प्लॉय रिस्पॉन्स दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे फिर भी ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, एम्प्लॉय एरे नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एम्प्लॉय एरे, तो नहीं हो रहा है। इसका टाइप है एम्प्लॉय एरे और नल,
ओके, तो इसका भी टाइप हम, ये बॉडी का टाइप तो एम्प्लॉय अरे नल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बॉडी एम्प्लॉय अरे और नल, और एम्प्लॉय अरे डॉट बॉडी, अब ये पॉसिबली नल बोलता है, तो ये ऑपरेटर लगाने के बाद ये आएगा, बॉडी को कैन नॉट फाइंड बॉडी बोलता है। तो ठीक है, चलो अभी इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, कंसोल, ये एम्प्लॉय एरे है, और यहाँ पे ये हमारा रिस्पॉन्स डिटेल जो है ये नल नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। अभी इसका जो टाइप है यहाँ पे बॉडी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस्ट तरीका है कंडीशन लगाने का यहाँ पे, इससे हमारा एरर जा सकता है। ओके, तो एम्प्लॉय बॉडी अगर है, एम्प्लॉय बॉडी अगर है तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी दे देगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देंगे एम्प्लॉय का। ठीक है, अगर नहीं है तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट एज एम्प्लॉय। ठीक है, ये बेटर वे है। या फिर ये बॉडी क्या है, ये एरे ऑफ बॉडी है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्टली एरे एरे दे देंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर डेटा दे देंगे। और नाउ सेकंड, अभी यहाँ पे दिस डॉट रिस्पॉन्स डिटेल डॉट, अब बॉडी हो गया ओके इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट ओके। ओके, उसके बाद दिस डॉट रिस्पॉन्स डिटेल्स डॉट स्टेटस हो गया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट रिस्पॉन्स डिटेल्स डॉट टाइप इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट टाइप। ठीक है, इस तरीके से। और नाउ सेकंड ये है दिस डॉट रिस्पॉन्स डिटेल्स डॉट टाइप हो गया, और यहाँ पे URL हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट URL, तो यहाँ पे नल इज़ नॉट असाइनेबल और नल इज़ नॉट असाइनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से नल नल अगर इसको इस तरीके से लगाएंगे तो इट विल एक्सेप्टेड। ओके, तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स में का डेटा, हमने हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले लिया है सारा डेटा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है हमारे UI के अंदर। ठीक है, तो UI के अंदर इस तरीके से प्रिंट करेंगे इसको कि ये हमारा HTML का कंपोनेंट है। ठीक है, HTML की फाइल है, तो यहाँ पे मुझे डिटेल प्रिंट करना है सारे, तो यहाँ पे हम सारे डिटेल प्रिंट करेंगे इस तरीके से। एक टेबल बनाएंगे, सिंपली टेबल, और इसको टी हेड TR और TH, टी हेड के बजाय डायरेक्ट टी बॉडी रख देंगे, कोई ज़रूरत नहीं। टी बॉडी TR एंड TD। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हम डेटा इसका प्रिंट करने वाले इसके अंदर, टेबल के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हमें डेटा बाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिस्पॉन्स डिटेल्स डॉट, हम यहाँ पे ओके प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स ओके, यहाँ पे दे देंगे ओके। अब उसके बाद यहाँ पे ओके के बाद है स्टेटस, यहाँ पे प्रिंट करना है स्टेटस, और यहाँ पे
टाइप, रिस्पॉन्स का टाइप है यहाँ पे दे देंगे टाइप, और यहाँ पे है URL। ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्स आया है उसकी सारी डिटेल हमने प्रिंट कर दिए, और जो भी हमारा डेटा है बॉडी के अंदर, वो डेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एम्प्लॉय के यहाँ पे। सो रिस्पॉन्स डेटा डॉट बॉडी के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। ओके, इसे एरे ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फुल रिस्पॉन्स हमने लिया है। और जैसे भी इसको मैं रन करूँगा, रिक्वेस्ट हिट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ओके आया है स्टेटस 20, टाइप 4 आया है। अब मैं इसको एक ही रो में लिया है मैंने इसको, तो हम इसको अलग अलग रो में बिठा देंगे इसको सिंपली। ये हो गया TR आपका, इसको हटा देंगे, फिर ये TR आ चुका है, इसके अंदर रखेंगे, और इसको निकालेंगे फिर से और इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अब ये एक के नीचे एक आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पे देखो ये आपका आ चुका है आउटपुट यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट क्या है आपकी, ओ क्या है, मतलब रिक्वेस्ट ओके ट्रू आया, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सर्वर ने स्टेटस को 200 भेजा है। तो 200 का मतलब इट्स रिक्वेस्ट सक्सेसफुल कंप्लीटेड। रिक्वेस्ट टाइप 4 है, और रिक्वेस्ट URL किसको URL भेजी गई थी, कौन सा URL था, और उसके अंदर ये डेटा था हमारा, ये डेटा भी हमने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो इसी को कहा जाता है रीडिंग अ फुल रिस्पॉन्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। तो आपको इसी तरीके से कोड करना है, ताकि आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो उसका फुल टू फुल रिस्पॉन्स आपको क्या करना है, लेने आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ हियर ओके, तो इतना कोड जब मैंने किया है यहाँ पे हमें एक अलग नहीं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शॉर्टकट भी था हमारे पास डिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन वो नहीं वर्क होगा शायद यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी टाइप का मैटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोड करना है यहाँ पे, और जो भी एंगुलर के अंदर आप काम कर रहे हो तो इस तरीके का कोड आपको करना ज़रूरी है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कोड करना है। तो अभी यूज़र को मान लो कि कोई मैसेज देना है यूज़र को, ठीक है, एक पॉपअप देना है कि हमें क्या करो, मतलब आप ये जो रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स जब आता है आपको, तो ये रिस्पॉन्स आपको आप ये रिस्पॉन्स क्लाइंट को कभी डिस्प्ले नहीं करते हो यहाँ पे, ये कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हम हमारे इंटरनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड में, आप सिर्फ इस डेटा को डिस्प्ले कर देते हो। ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन की जगह $n करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो रिस्पॉन्स क्या आता है देखेंगे। तो जैसे मैं इसको गेट डेटा करूँगा यहाँ पे, तो ये हमारा इंस्पेक्ट में चला गया, और इंस्पेक्ट में उसने ये कहा है, ये क्या कंसोल क्लियर ही नहीं हुआ है ना इसका, ये फुल रिक्वायरमेंट विद जेसन। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और इसको रिक्वेस्ट करेंगे हम। स्क्रीनचा झूम थोडा कमी करा ना, म्हणजे ब्राउझरचा ते खूप झूम झालं ना, ते नीट दिसत नाही। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे भी मैंने ये गलत URL डाला है यहाँ पे गलत, तो जैसे भी गलत URL मैं लिखता हूँ तो जैसे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो ये हमारा एरर जो कॉल बैक था, ये एरर वो सर्वर ने एरर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एरर क्या वो दिया है सर्वर ने कि फेलियर ड्यूरिंग पार्सिंग 200 एम्प्लॉय HTTP एरर फॉर रिक्वेस्ट फॉल्स स्टेटस 200 और स्टेटस टेक्स्ट इज़ ओके। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो एरर, मतलब सर्वर को हमने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने क्या किया है कि ये जो हमारा सर्वर ने एक बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स भेजा है जो कि HTML के फॉर्म में है। ठीक, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने गलत URL कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो सर्वर ने एरर भेजा है, तो एरर किसके अंदर चला गया है, इसके अंदर चला गया है एरर। ठीक है, तो अगर हमें इसकी डिटेल दिखानी है तो हम इस तरीके से डिटेल दिखा सकते हैं। अब ये आपका एरर ऑब्जेक्ट है, एरर के अंदर भी क्या है, ओके है, स्टेटस है, स्टेटस टेस्ट है एंड URL है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे,
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेंगे और इसका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमें एरे देना है और फिर से डॉट इसकी ओके है, ओके इक्वल टू हम देंगे जो एरर आया है एरर डॉट ओके, ओके। फिर उसके अंदर हम देंगे स्टेटस, और स्टेटस क्या है, जो एरर आया है उसका स्टेटस आपको दिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट यूआरएल, यहाँ पे टाइप है, टाइप एरर आया है डॉट टाइप, और यहाँ पे यूआरएल और डॉट आया है एरर डॉट यूआरएल, ठीक है। तो ये जो एरर रिस्पॉन्स हमने लिया है उसके अंदर सेम पैरामीटर्स है यहाँ पे, मतलब सेम डेटा आएगा, रिक्वेस्ट सक्सेस हुई नहीं हुई क्या हुई, और एडिशनल कुछ एरर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एरर को भी कैच किया है, और यहाँ पे हमने गलत एड्रेस दिया है, तो जैसे ही गलत देंगे तो सर्वर हमारा अलग तरीके से रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो रन करेंगे हम इसको, और जैसे मैं डिस्प्ले करूँगा तो देखो रिक्वेस्ट फॉल्स हो चुकी है, स्टेटस सक्सेस है, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेस है लेकिन ओके फॉल्स है, मतलब आपको प्रॉपर वे से ये एरर आया है, ओके ओके मतलब सक्सेस नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। स्टेटस 200 है, टाइप यहाँ पे कुछ आया नहीं यहाँ पे, या फिर टाइप हमने दिया नहीं यहाँ पे, टाइप तो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हमने यूआरएल कॉल किया था वो यहाँ पे आया है, और डेटा हमारा 0 है, कुछ नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एरर को भी ट्रैक कर सकते हो कि आपको एरर कॉल बैक के अंदर एरर की डिटेल आप ले सकते हो यूजिंग HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा जो आपका ये है मतलब रिस्पॉन्स से आप ट्रैक कर सकते हो, और ध्यान में रखना है कि यही कोड अभी आपको प्रोजेक्ट में थ्रू आउट करना है, यही कोड, ठीक है। सेम इस तरीके से कोड करना है, यही आपका स्टैंडर्ड है। इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि ये दिमाग में बैठ जाए कि मुझे यही करना है अभी, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर यूआरएल देता हूँ यहाँ पे, तो प्रॉपर यूआरएल देने के बाद यहाँ पे देखो गेट डेटा करूँगा तो ये मेरा डेटा भी आ चुका है, और यहाँ पे मेरा सक्सेस डिटेल भी आ चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई मैसेज या पॉपअप देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, इफ़ स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग आपको देना है कुछ, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स और स्टेटस नॉट इक्वल टू 200, अगर 200 नहीं है तो अलर्ट समथिंग प्रॉब्लम इज हैपन देयर, इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हो। या फिर आपको वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा मैसेज आता है, कभी देखा है वेंट रॉन्ग? यस सर। तो ये मैसेज इसलिए आता है कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और नॉट इक्वल टू स्टेटस को 200 है, मतलब रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं, तो वहाँ पे मैसेज देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। तो बेस्ड ऑन स्टेटस, क्योंकि HTTP के स्टेटस के अलग अलग कोड है यहाँ पे, अगर बात करते हैं HTTP स्टेटस कोड की, तो आपको स्टेटस कोड, स्टैंडर्ड स्टेटस कोड तो भी पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट कौन से स्टेटस कोड का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये HTTP स्टेटस कोड होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 100 जो स्टेटस कोड है, तो इसका मतलब सर्वर हैज़ रिसीव द रिक्वेस्ट हेडर एंड द क्लाइंट शुड प्रोसेस द टू सेंड द रिक्वेस्ट हेडर, तो इसकी अलग अलग मीनिंग होती है। अब ये 2 से स्टार्ट होने वाला जो स्टेटस कोड है 200 ओके का मतलब आता है कि रिक्वेस्ट इज ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुल होती है तो आप उसका स्टेटस कोड चेक कर सकते हो, 200 अगर आता है तो मतलब सक्सेसफुल हुआ है सब कुछ। राइट नाउ यहाँ पे 201 क्रिएटेड, 202 एक्सेप्टेड, ओके, एंड ये 202 द रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग बट द प्रोसेसिंग हैज़ नॉट बीन डन कंप्लीट। तो कभी कभी सर्वर आपको मैसेज देता है 202 स्टेटस देता है, इसका मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेस हो चुकी है, अब सर्वर उसके ऊपर काम कर रहा है, अभी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो चुकी है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन जो होती है इस रिस्पॉन्स रिलेटेड सर्वर क्लाइंट को देता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटस कोड। कभी कभी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी जाती है और सर्वर के अंदर एरर आता है, जैसे कोई एक्सेप्शन आता है या फिर कोई गलत एरर वगैरह आता है, तो सर्वर यहाँ पे 500 भेजता है एरर, मतलब इंटरनल सर्वर एरर। जनरिक एरर मैसेज गिवन व्हेन नो मोर स्पेसिफिक मैसेज इज सुटेबल। तो इसका मतलब ये है कि सर्वर के अंदर कोई एरर आता है और उस कौन सा एरर आया है सर्वर बोल नहीं सकता, लेकिन क्लाइंट को बोलते हैं कि यार मैंने आपने रिक्वेस्ट भेजी लेकिन मेरे अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का मैसेज स्टेटस कोड अगर भेजता है तो आप फिर क्या कर सकते हो
उस स्टेटस कोड को ट्रैक करके ई फिल्स के अंदर लगा के आप अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो क्लाइंट को. सो हियर दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द स्टेटस कोड. And this is a concept is nothing but as a handling a full response. सर मग ते एरर जसा तो कोड दिलेला होता बघा, त्या प्रत्येक एररच्या मागे कोड होता. कुठे इंटरनेटवर इथे? हा 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 ते असं 500 नाही 500 इंटरनल सर्व्हर एरर. तर मग आपण जसं आता एरर दिला म्हणजे आपण स्वतः टाकला ना तो डिस्प्ले केला तेव्हा, तर मग ते असं हा येतो बघा लिहून, कोड नंबर लिहून येतो, हा हा कोड आहे. तर मग तो कसा डिस्प्ले करायचा? म्हणजे मला नाही कळालं. म्हणजे ते कोड नंबर इथे डिस्प्ले झालं ना, स्टेटस नावाची प्रॉपर्टी तुम्हाला येते ना रिस्पॉन्समध्ये, याच्यामध्ये तो कोड येतो ना. इथे मी दाखवलाय ना तुम्हाला, तर रिक्वेस्ट सक्सेस झाली, इथं आला ना स्टेटस कोड 200, हे तर वरून आलं ना ऑटोमॅटिकली. ही प्रॉपर्टी आहे ना तुमची स्टेटस. हे काय इथं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस इन्फॉर्मेशन इथं आली बघा स्टेटस. तो वरून हे डेटा येतो ना, रिस्पॉन्स ओके, स्टेटस, रिस्पॉन्स टाईप, URL, याची काय काय व्हॅल्यू आहे तो सर्व्हर पाठवतो ना तुम्हाला. ठीक आहे. तर मग तुम्ही कुठली व्हॅल्यूला काय चेक करायचं तिथे करू शकता. जर स्टेटस कोड जे काही पाठवलाय तो 200 नसेल तर तुम्ही नॉट आहे, 500 असेल तर समजायचं की तुम्हाला काही मेसेज द्यायचा आहे, तर तसं यू कॅन डू इट. ठीक है. क्योंकि हम मैसेज इसलिए देते हैं कि यूज़र को अगर हम स्टेटस कोड दिखाएंगे तो उसको क्या पता चलेगा ये क्या है. वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन है ना, तो फिर हमें ही प्रोविजन करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटस कोड हम उसको समझ में आए उस लैंग्वेज में मैसेज देंगे, ताकि वो समझ सकता है कि अभी क्या हो रहा है हमारे रिक्वेस्ट के साथ, मतलब हमारे वेबसाइट के साथ क्या हो रहा है. ओके, तो इस तरीके से चीज़ें होती है. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर. सर ओके. संदीप, श्वेता, अनिकेत, ऋषिकेश, आरती, शुभम, मुकेश इज नॉट देयर. सर मला एक प्रश्न होता. आपण समजा रजिस्ट्रेशन करतो, तर रजिस्ट्रेशन मध्ये जी आपल्याला एक बाय डिफॉल्ट आयडी येते, तर ती कशी जनरेट होते, म्हणजे बॅकएंड मध्ये म्हणजे कशी जनरेट करता येते ती? बॅकएंड मध्ये तो बॅकएंडचं काम आहे ना, त्यासाठी तुम्हाला बॅकएंड आपलं म्हणजे आपली जी वेबसाईट आहे याच्यावर कोणीतरी रजिस्ट्रेशन करताय, तर आपल्याला त्याला एक बाय डिफॉल्ट आयडी द्यायची, युनिक आयडी, ओके. आणि त्याचा पासवर्ड राहील. त्याच्यामध्ये पासवर्ड राहील. पासवर्ड पण राहील म्हणजे. ओके. आता युनिक आयडी म्हणजे कशी? पासवर्ड नसतो ग. युनिक आयडी पासवर्ड कसा राहील? युनिक आयडी तर द्यायचा आहे, पण म्हणजे आता समजा आपण कसं ते एक ब्राउझर ओपन केलं, ओके, ब्राउझर मध्ये फेसबुक लॉग इन केलं त्या अकाउंटने, आणि त्याचा जर का URL कॉपी केला, ओके, फेसबुकचा जो URL येतो ना वरतून, तो कॉपी केला आणि ते जर का त्याच सेम ब्राउझरवर टाकलं तर ओपन होतं, आणि दुसरा जर का टॅब ओपन करून हे जर का टाकला समजा तो URL, तर परत लॉग इन करायला लावतं. तर मग ते कसं होतं, ते सरांनी आम्हाला सांगितलंय की प्रत्येकाला एक आयडी पास करायचा, नंतर ते सेशन मध्ये टाकायचंय, तर मग ते कळत नाही कसं काय असतं. नाही सर, माझा हा क्वेश्चन नाहीये, माझा वेगळा क्वेश्चन ह्यामध्येच बोलला. माझा हाय. ओके, ठीक आहे, चला एक एक क्वेश्चन आपण सॉल्व करू. ठीक आहे, हे समजलं? समजलं हे? हो सर. हो. ठीक आहे. सो सगळ्यात आधी गुड क्वेश्चन आरती, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. नाउ योर थॉट इज गोइंग ऑन लाइव एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ठीक है, अभी यहाँ पे हम बच्चों जैसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं अभी बहुत कुछ, और ये जो सीख रहे हैं हम ये लाइव एप्लीकेशन के हिसाब से सीख रहे हैं. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे हियर, आप सर त्यात म्हणजे ऍड ऑन मला विचारायचं आहे, युजर जे रजिस्ट्रेशन करतंय तर ते आपल्या जेसॉन फाईल मध्ये हे फ्रंट एंड वाले करतात का, म्हणजे बॅक एंड मध्ये करता येते हे बॅक एंडच्या हेल्पने? काय काय म्हणजे रजिस्ट्रेशन, म्हणजे मी रजिस्ट्रेशन करते बरोबर, मग माझ्या ज्या डिटेल्स आहेत त्या आपल्याकडे म्हणजे जे ऍडमिन आहे त्याच्याकडे स्टोअर होत आहेत ना,
तर त्या स्टोअर आपण फ्रंट एंडच्या हेल्पने करतो का, म्हणजे अँग्युलरच्या का एंगुलर बॅक का एंड? काम क्या है, यूज़र करना, डेटा लेना और वो डेटा सर्वर को भेजना, फिर सर्वर उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा। अगर डेटाबेस में स्टोर हो गया तभी वो कहते हैं कि हम सक्सेस हो गया रजिस्ट्रेशन, और फिर वो आपको मैसेज देगा सक्सेस हो या नहीं है, फिर आप वो मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करो सक्सेस है या नहीं है। ओके, आप वहाँ पे क्लाइंट साइड पे कुछ करते नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जावास्क्रिप्ट को परमिशन नहीं है डेटाबेस को कनेक्ट होने की, वो तो सर्वर लैंग्वेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको काम इतना है कि क्लाइंट को एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, उसका यूज़ करके क्लाइंट डेटा डिस्प्ले करेगा, फिर उसको वैलिडेशन वगैरह देना, जो कुछ देना है एकदम प्रॉपर डेटा लेने के बाद उसको आपको सर्वर को भेजना है। फिर सर्वर क्या करेगा, एपीआई उसको डेटाबेस में रखेगा, जो भी वॉट एवर करेगा दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको एक मैसेज देगा कि यूर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेस और नॉट, और वो मैसेज को आपको लेना है और सिर्फ क्लाइंट को डिस्प्ले करना है कि आपका सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। यस, यही प्रोसेस होता है। ओके सर। ओके, सो अभी चलो आपके ऊपर अभी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। आणि सर सर ते काही काही साईट वरती नसतं का की समजा एक्झामिनेशन चालू आहे तर स्क्रीनशॉट काढता येत नाही, हाँ हाँ आणि जर का तो क्वेश्चनचा जर का स्क्रीनशॉट काढला समजा तर ऑटोमॅटिक लॉग आउट होऊन जातं, तर मग ते स्क्रीनशॉट काढला का हे कसं कळतं स्क्रीनशॉट काढलाय त्यांनी, की मग ते कसं हँडल करायचं, समजा ते ऍप्लिकेशन आपल्याला यूज तो करायचंय कि कोणी स्क्रीनशॉट नहीं काढला पाहिजे आणि काढला तर लॉग आउट झालं तो पाहिजे। एक पहले बात यही मैंने आपको उस दिन लेक्चर में था कि अनिकेत तो 2 मिनट था, 10 मिनट और फिर गायब हो गया। उसी के अंदर मैंने आपके सारे सवाल के आंसर दिए वाले। देखो, जो भी हमारी जो कंप्यूटर ओके, मी ते लेक्चर बघ। हाँ, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ओके, ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पूरे हार्डवेयर्स होते हैं और हर हार्डवेयर का एक फंक्शनलिटी होता है। तो जैसे भी हम स्क्रीन को कैप्चर करते हैं तो ये स्क्रीन कैप्चर की फंक्शनलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, हमारी नहीं होती है, या फिर जावास्क्रिप्ट की नहीं होती है, ना एंगुलर जावा की किसी के पास नहीं होती है। ये फंक्शनलिटी ओएस की होती है कि वो स्क्रीन को कैप्चर करता है, मतलब उसके पास पूरी डिटेल होती है कि कौन सा हार्डवेयर है, सबको एक्सेस करना है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट को एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम देता नहीं है उसका, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती जो मेन सर्विस है। तो इसका मतलब आप वो फंक्शनलिटी नहीं कर सकते एंगुलर के अंदर, आप कभी भी स्क्रीनशॉट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर प्रिवेंट करना चाहता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि कोई स्क्रीनशॉट निकल रहा है तो प्रिंट स्क्रीन की जो स्क्रीन है उसको डिजेबल कर दो। ओके, तो वो ओएस का काम है, लेकिन ओएस से वो फंक्शनलिटी एक्सेस ही नहीं कर पाता जेएस, तो नो चांस, यू कांट डू दैट काइंड ऑफ फंक्शनलिटी इन वेब एप्लीकेशन। इसलिए तो एंड्रॉइड ऐप बनाए जाते हैं। आता मग सर ते समजा ओएस करतं, ओके, की स्क्रीनशॉट काढणं हे ओएसचं काम आहे, पण मग ते आपल्याला यूज तर करावं लागतं ना, की समजा ते सपोज समोरचा ट्राय करतोय बाबा स्क्रीनशॉट काढायचा, तर मग आपल्याला लॉग आउट करायचं आहे समजा पेज लगेच। वेब पे नहीं कर सकते आप, हाँ आपको करना है तो आप जावा नेटिव लैंग्वेज यूज करो, जावा में एप्लीकेशन बनाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ जावा में, पाइथन में, या फिर मोबाइल पे यूज करना है तो एंड्रॉइड ऐप बनाओ, नेटिव नहीं कर सकते आप। अगर आपको चाहिए कि वो फंक्शनलिटी तो फिर आप वेब ऐप नहीं बनाओ, आपको डेस्कटॉप ऐप बनाना पड़ेगा जावा के अंदर या फिर .NET के अंदर, जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने वाली टेक्नोलॉजी है तो वो फुल सपोर्ट करती है। फिर वो फुल ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर यूज कर सकते हो आप, जितने चाहे वो फुल कंट्रोल कर सकते हो। तो मॅक्सिमम जो म्हणजे आपण जे आता एक्झाम जी काही आपण वेबवरती देतो समजा लॅपटॉपवर किंवा याच्यावर, तर आपण स्क्रीनशॉट काढला तर ते काढू शकतो समजा आपण, की त्याच्यामध्ये हे नाही, जेवढे अँग्युलर मध्ये प्रोजेक्ट असतील तेवढ्या सगळ्यांचा आपण स्क्रीनशॉट काढू शकतो एंगुलर मध्ये। ट्रैक ही नहीं कर सकते कि स्क्रीनशॉट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो तो ओएस से पता चलता है। ओएस आपको इवेंट हैंडलर प्रोवाइड करता है, जब भी कोई स्क्रीनशॉट निकलता है तो वो इवेंट हैंडलर फायर करता है ओएस, फिर उस हैंडलर पे हम क्या कोड करेंगे, लेकिन हमें वो एक्सेस ही नहीं, तो हमें इवेंट हैंडलर कैसे पता चलेगा कि कौन सा इवेंट ऑकर हुआ है। इवेंट अगर आपको पता चलता है कि स्क्रीनशॉट निकाला है तो आप जावास्क्रिप्ट पे कोड कर सकते हो, एग्जाम सबमिट, ओके। लेकिन जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं चलता है ना कि स्क्रीनशॉट निकला है या नहीं निकला है, उसका इवेंट ही जनरेट नहीं होता। हाँ, तोच मत, हाँ, इवेंट जनरेट नहीं, और इवेंट जनरेट होने के लिए आपको एक्सेस तो लेना पड़ेगा ओएस का, अंडरस्टूड। तो ये फंक्शनलिटी आप कभी नहीं कर सकते, इसलिए वेब सिक्योर नहीं माना जाता है। वेब मीन्स पब्लिक, मैंने पहले ही बताया था, वेब के ऊपर जो भी डेटा आता है वो पब्लिकली, आप उसको सिक्योर कर ही नहीं सकते डेटा को,
ओके, और यहाँ पे जैसे जो भी आपकी एग्ज़ाम लोड होती है, आप कंट्रोल एस करो, पूरा पेज डाउनलोड होता है, पूरा डेटा नीचे आता है, आपके पूरे डेटा कौन से क्वेश्चन है क्या है सब दिखता है आपका। ओके, जो भी एग्ज़ाम एंट्रेंस दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसने अगर कंट्रोल एस कर दिया वेबसाइट का, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये जो ओपन किया है W3 Scholar, कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये मेरी वेबसाइट पूरी यहाँ पे सेव हो रही है यहाँ पे। तो मैं इसको सेव करता हूँ एक फोल्डर के अंदर, W3 School, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा वेबसाइट था किसके अंदर, डी ड्राइव के अंदर था ना, तो ये W3 School, तो ये देखो मेरी वेबसाइट आ चुकी है, इसकी फाइल्स भी आ चुकी है यहाँ पे, सारे फाइल्स, इमेज मेन JS फाइल सब कोड आ चुका है इसके अंदर। अब मैं इसको ओपन करूँगा, इस कोड को शो इन मोर फोल्डर, और यहाँ पे कोई दूसरा नोटपैड के अंदर अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे मैं ये लोडर है और ओपन विथ करूँगा इसको, और ओपन विथ अनदर ऐप इज़ देयर नोटपैड। ओके, ये देखो ये JS का कोड आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वो अगर कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करते हैं तो वो इस कोड को क्या करते हैं, मिनीफाई करते हैं, मतलब कंपाइलर उसको JS में ही करता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखता है उसको। ठीक है, तो अगर ये टूल करते हैं उसके अंदर, तो कुछ वेबसाइट होती है उसको क्या करती है, डायरेक्ट उसका जो कोड है उसको मिनीफाई करके अटैच कर देती थी, ताकि कोई भी उसको देख ले, डाउनलोड करे तो वो कोड उनके समझ में ना आ जाए। ओके, तो लेकिन अल्टीमेटली तो कोड तो आ ही रहा है ना यहाँ पे, तो सिक्योरिटी किस बात की है, सिक्योरिटी है ही नहीं यहाँ पे किस बात की। तो देखो हमने ये पूरा इसका इमेजेस वगैरह सब आ चुका है यहाँ पे, W3 School के जो फाइल्स है यहाँ पे, इमेज है यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये PNG फाइल है यहाँ पे, फोटो में हम ओपन करेंगे इसको। तो इसके अंदर अभी ओपन होगा जो कोई PNG फाइल है यहाँ पे, कलर पिक, ये कलर पिक नाम की फाइल है, ये इमेज फाइल, जो भी मटेरियल है सब मटेरियल आ चुका है। और आपको इंडेक्स पेज देखना है तो ये इंडेक्स पेज आ चुका है यहाँ पे, मेन पेज। अब मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन करना चाहूँगा तो ये पेज हमारा ओपन हो रहा है गूगल क्रोम में, देखो आ गया, सेम टू सेम वेबसाइट आ गया हमारा गूगल क्रोम में। अब यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है, FTP फाइल प्रोटोकॉल है यहाँ पे। ओके, मतलब ये जो प्रोटोकॉल फाइल लगा हुआ है यहाँ पे, और लाइव वेबसाइट जो है हमारी आती है उसका प्रोटोकॉल होता है HTTP होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सर्वर से आया है, और अभी आपको दिखता है यहाँ पे फाइल, तो इसका मतलब ये आपके लोकल फाइल सिस्टम पे ओपन किया है प्रोजेक्ट। तो ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है ब्राउज़र को कि आपको मीन्स ये सर्वर से दिखाना है या फिर क्या है। तो ये तो पूरा तो वेबसाइट आपने ले लिया है ना यहाँ पे, अब क्या सिक्योरिटी रह गया बाकी, समझ लो। तो इस तरीके से हमें सर्वर पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, सिक्योरिटी रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी। क्लाइंट पे तो हम जस्ट इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं कुछ। अब मैंने इसको क्लिक किया, अब ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, अब ये सर्वर से आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HTTPS आया है, लेकिन जो पेज डाउनलोड किया था ये तो लोकल से आया है ना, यहाँ पे ये FTP दिख रहा है ना, फाइल प्रोटोकॉल है, तो ये लोकल से आया। तो आपने पूरा एक देखो एज इट इज़ वेबसाइट को आपने कॉपी कर दिया यहाँ पे, पूरा विजुअल इफेक्ट। ओके, तो वो फंक्शनलिटी अगर आपको बोली गई है बनाने के लिए तो उनको बोल दो नॉट पॉसिबल, दैट इज ओके, बिकॉज द टेक्नोलॉजी डोंट हैव द कैपेबिलिटी। तो आप कहाँ से करोगे भाई, टेक्नोलॉजी के अंदर ही वो कैपेबिलिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते उसको। यस, अंडरस्टूड। यस सर। अनिकेत, एनी डाउट? यस सर। बोलो क्या डाउट है, अभी बोले ना यस सर डाउट। नहीं सर, नो डाउट। कंसेप्ट क्लियर। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी सीख, आपको इंटरनल चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि सिर्फ कोडिंग सीखने से नहीं आप बेटर इंजीनियर बन सकते हो, आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोसेस है, आपको हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पता होनी चाहिए, तब जाके आप। सर म्हणजे हां, हॅलो, म्हणजे आपण अँग्युलर मध्ये जर का आपल्याला समजा हे बनवायचं एक्झामिनेशनचं हे बनवायचंय समजा,
एखादी एक्झामिनेशन सिस्टीम बनवायची तर ती सिक्युअर नाही वाटतं मग. मैंने पहले ही क्या बोला आपको, वेब पे जो भी दिखता है वो सिक्योर है ही नहीं है ब्राउज़र पे। वो दिमाग में एक चीज़ बिठा लो। मग हे बाकी सगळे एक्झाम तर आपल्या कॉलेजच्या एक्झाम असो किंवा कोणती पण असो, त्या सगळ्या तर लॅपटॉप वरतीच होता ना, ते थोडी मोबाईल वरनं द्यायला हो, लावता मग आप किंवा याच्यावरनं. स्क्रीनशॉट निकाल के देखो उसका, निकलता है या नहीं निकलता है। देखो तो सही एग्ज़ाम। ब्राउज़र नो, अच्छा. ब्राउज़र प्रिवेंट कर ही नहीं करता है। हाँ, स्क्रीनशॉट को प्रिवेंट नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि ब्राउज़र के अंदर की को ट्रैक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे की कौन सा प्रेस हो रहा है मेरा, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, उसको की को ट्रैक कर सकते हो कि उसके ऊपर इवेंट लगा सकते हो कि वो की प्रेस हुआ है, की प्रेस इवेंट, तो फिर आप कुछ ना कुछ एक्शन करोगे। ऐसा कर सकते हो आप। ओके, जैसे मुझे कैसे पता चल रहा है कि एंटर करने के बाद कुछ फॉर्म सबमिट होना है, कैसे पता चलेगा मुझे? हम देखते हैं ना, जैसे कि लॉगिन पे क्या करते हैं, लॉगिन पेज बनाते हैं और जैसे एंटर करते हैं कि ऑटोमेटिक वो लॉगिन बटन दबता है, तो वो कैसे करते हैं हम? तो हमें की प्रेस इवेंट को तो ये करना पड़ेगा ना, ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, और अगर वो की प्रेस हुई तो इसका मतलब एंटर हुआ है, और एंटर हिट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन के ऊपर फंक्शन कॉल किया था उसको कॉल कर देंगे, इसका मतलब बटन कॉल हुआ है ऑटोमेटिक। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर जो कीज़ है, आप कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन या इस की को ट्रैक करना है आपको। जो भी बंदा कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन अगर ट्राई करेगा दबाने का, तो वहाँ पे आपको इस इवेंट को प्रिवेंट करो और फॉर्म को सबमिट कर दो डायरेक्टली। अंडरस्टूड? ऐसा कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते उसको कि आप स्क्रीनशॉट निकालने से। समझ रहे हो? स्क्रीनशॉट निकालने से रोक नहीं सकते, वो निकालेगा, लेकिन आप उस स्क्रीनशॉट को पहचान सकते हो कि उसने क्या किया है, की प्रेस कौन सा किया, उसके हिसाब से फिर आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे देखेंगे। तो हियर हम आरती का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो देखो आरती, यहाँ पे ये जो हमारा इसके पहले हमने क्या किया था, ये फॉर्म था हमारा पहला, मैं आपको वही एग्जांपल दे दूंगा। इसको अभी हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे और इसको अब हटा देंगे इसको। ठीक है, तो उस दिन हमने देखा था ऐड डेटा। ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पे एग्जाम मॉड्यूल ऐड डेटा को। ऐड डेटा को, तो जैसे भी ये मेरा रन होगा, ये मेरा डेटा ऐड होगा। ठीक है, तो आरती यहाँ पे यही मान लो कि मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ आरती, सैलरी है 200, सिटी है पुणे, एंड एज है 30, और जैसे मैं सबमिट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आना चाहिए और उसको एक यूनिक आईडी आना चाहिए। यही चाहिए ना आपको? हाँ, ये सर आईडी यही यूनिक आना चाहिए। चाहिए ना आपको, बस। हाँ, ये फंक्शन हाँ, अब और पासवर्ड भी। पासवर्ड, उसको एक पासवर्ड जनरेट करके देना है आपको। एम राइट? हाँ, यस यूनिक सर। आईडी और पासवर्ड जनरेट करके देना है कि उसको एक बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट पासवर्ड आना चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसको आईडी आना आईडी। चाहिए। ठीक है, तो हियर हम अभी वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कोड के अंदर जाएंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो कोड है, सॉरी ये कंपोनेंट के अंदर। ओके, और इसके अंदर HTML ये 2 फाइलें हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो एम्प्लॉय दिखा था, इसके अंदर हम एक आईडी रखेंगे। उसका आईडी क्या होगा, उसका स्ट्रिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का हमें आईडी करना है। ओके, सो राइट नाउ हियर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्ड हमारा ये टाइम आउट वगैरह, हम अभी इसको स्टॉप, इतना डिले नहीं करेंगे, और तो हम डायरेक्टली एम्प्लॉय को पुश करेंगे, इसको कॉपी और इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, या फिर मैं इसको डिले कम देता हूँ, यहाँ पे 1000 मिलीसेकंड देता हूँ। ठीक है, अब ये कोड है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन तैयार करेंगे यहाँ पे कि जनरेट यूनिक आईडी, जनरेट
ओके। अब तो यूनिक आईडी कैसे चाहिए आपको, न्यूमरिक चाहिए या फिर कैसे चाहिए आपको, या फिर कोई एक स्ट्रिंग चाहिए उसके अंदर बड़ी सी, कैसे चाहिए उस आपको यूनिक आईडी? सर शॉर्ट में मतलब लाइक कि हमारा पहला जैसा हमारे आधार कार्ड का पासवर्ड रहता हाँ, ना, हमारा आधा नाम और कुछ नंबर, वैसे, या फिर स्ट्रिंग भी चलेगी सिर्फ। स्ट्रिंग भी चलेगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हम ये दो तीन तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर इन बिल्ड सपोर्ट भी ले सकते हैं हमारे एंगुलर के। तो इससे बेटर टू टेक इन बिल्ड सपोर्ट, और या फिर मैनुअली करना है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन बिल्ड सपोर्ट का ले लेंगे यहाँ पे, इन बिल्ड फंक्शन। तो जो भी इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन यू आई डी, ये फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, यू आई डी कहा जाता है। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसको कहा जाता है। द मीनिंग ऑफ द यूनिक आई डी का, अगर हम इसका ये देखें, मतलब लॉन्ग फॉर्म देखिए, यू आई डी मीन्स इन जावास्क्रिप्ट, तो इसका लॉन्ग फॉर्म का यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर ऐसा कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये होता है आपका यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब इसकी जो वैल्यू बनती है तो इसकी कभी रिपीट वैल्यू नहीं बनती, यूनिवर्सल है। मतलब आज आपने जो वैल्यू बनी हुई, दुनिया में कितने भी लोग इसकी नई वैल्यू जनरेट करें, सबकी यूनिक ही बनेगी, सेम कभी नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपको यूज़ करना है एंगुलर के अंदर। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यू आई डी को इंपोर्ट करना है एन पी एम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू टर्मिनल लेंगे यहाँ पे, और आपको इंस्टॉल करना है एन पी एम इंस्टॉल यू आई डी, और एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यू आई डी जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये लाइब्रेरी आ जाएगी आपके एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी आ चुकी है, तो हमारा ये पहला ये टर्मिनल पहला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यू आई डी जनरेट करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और जो भी इसका मेथड है, इसका एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ v4, तो या फिर हम इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट इसका जो फाइल का पाथ है इसका यू आई डी का, फ्रॉम यू आई डी। ठीक है, तो इससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको इंपोर्ट है v4 नाम से एक फंक्शन है इसका, v4। ओके, ये v4 नाम से फंक्शन है, हम उसको क्या करेंगे, एक अलियास नाम देंगे यहाँ पे, जैसे कि यू आई डी 4, इस तरीके से हम इसको नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, यू आई डी इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज नेवर यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, बोलता है इसकी वैल्यू यूज़ नहीं की है। ओके, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये जो यू आई डी जो है हमने बने वाला 4, इसको कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक यू आई डी जनरेट करेगा यहाँ पे, और कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन, ऐसा कैसे हो रहा है, नोड मॉड्यूल के अंदर नहीं आया कि, ये तो आया यहाँ पे, ये तो फाइल है यहाँ पे v4, ये तो है जीएस फाइल यहाँ पे, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई।
UUID ओके। तो देखो अभी यहाँ पे ये आ चुका है हमारा UUID। उसके अंदर ये फाइल है V4 नाम की, ठीक है। तो उसको हमने एज ए UUID नाम से रेफर किया है और यहाँ पे आपको वो उससे कॉल किया है। अभी रिटर्न प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वाइड लिखा है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, तो अभी ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, UUID जनरेट करेगा और हियर यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये आईडी जनरेट करना है। तो जैसे भी हम एक एम्प्लॉय को ऐड करते हैं, यहाँ पे पुश करते हैं, तो पुश करते समय यहाँ पे और ये जो एम्प्लॉय है दिस डॉट एम्प्लॉय, यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट इसका जो आईडी है, इसको हम क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे जनरेट UUID, जनरेट UUID, ठीक है। अभी ये क्या है, डिड यू मीन द इंस्टेंस, यस। तो यहाँ पे हमें दिस लगाना है, तो दिस लगा के हमने UUID का आईडी लिया है हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है। और आईडी लेने के बाद फिर हमने बाकी का प्रोसेस सेम किया है, ऐड किया है यहाँ पे। तो अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करते वक्त जो आईडी दिया था, ये आईडी इंडेक्स, अभी हमें ये इंडेक्स नहीं देना है, इसको हटा देंगे हम। ओके, और ये यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा आईडी EMP डॉट ID, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। अब इसको हम जैसे भी रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे आरती, सैलरी है 5000 रुपीज़, सिटी है पुणे और ये है 50। और जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये देखो, ये आपका आईडी आ चुका है और यहाँ पे नेम आरती है, तो ये आपका यूनिक आईडी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे शुभम, और जैसे मैं इसको सबमिट कर दूँगा, यहाँ पे ये आ चुका है शुभम का आईडी। अब ये आईडी क्या है, यूनिक है, ये अक्रॉस दी, मतलब ये यूनिक आईडी है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, तो ये आपकी यूनिक आईडी बन चुकी है और ये अभी कभी रिपीट नहीं होंगे यूनिवर्सली। आप कितनी बार किधर भी इसको कॉल करो, ये रिपीट कभी नहीं होगा अभी ये, ठीक है। जैसे अनिकेत, और सबमिट कर दिया मैंने, तो उसका ये अनिकेत का ये आईडी आ चुका है। तो यस आरती, यही चाहिए था आपको? हाँ सर, यही चाहिए तो था। कुछ नहीं कर, हाँ हम आईडी का फॉर्मेट डाल सकते हैं क्या, मतलब ये बहुत तो बड़ी है ना। वही बोल रहा हूँ कि मान लो आपके पास 1000 बच्चे, तो हर सबके लिए एक यूनिक आईडी चाहिए, तो फिर वो यूनिक आईडी हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको है, यूनिक आईडी बनाएंगे तो आप उसका मोबाइल नंबर यूज़ करो या फिर ईमेल नंबर यूज़ करो, क्योंकि हम कहाँ तक आईडी बनाएंगे। चलो 4 नंबर तक अगर हमने यूनिक आईडी बनाया, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हमारे पास 4 नंबर की परमुटेशन अगर कॉम्बिनेशन आप निकालोगे तो कितना आएगा। मान लो आपका 4 नंबर जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर है, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल कितना आता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पे कितना आया है, 4 12 24 आया है। तो मैक्सिमम आप 24 स्टूडेंट तक ही 4 नंबर का आईडी लगा सकते हो, ओके। उसके अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अगर 24 स्टूडेंट हो गए तो उसके बाद नया आईडी नहीं आएगा और वही कॉपी बन के उसी में से आएगा और डुप्लीकेट होगा। तो उस टाइम क्या करोगे आप?
तो आपको ऐसा, हाँ, हाँ, वही तो फिर बोल आपको रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि आपको ऐसा आईडी बनाना है, आपको ऐसा फिर आईडी चाहिए कि वो यूनिक हो। तो यूनिक के लिए एक है कि यहाँ पे ये आईडी है, ये एक यूनिक है, ये कभी रिपीट नहीं होगा, कितने भी लाख 2 लाख कितने भी स्टूडेंट आ जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ऑलरेडी यूनिक जो है, जैसे ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है, ये ऑलरेडी यूनिक होते हैं, ये रिपीट नहीं होते, तो जिस वही उसका आईडी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं आपको जनरेट भी करके दूंगा 4 नंबर तक यूनिक आईडी, ओके। लेकिन 4 नंबर तक अगर मैं आईडी करके दूंगा आपको, तो फिर इस अगर आप 4 डिजिट, जब भी आप 4 डिजिट का आईडी दे दोगे, डिजिट का आईडी 4 डिजिट आईडी, 4 डिजिट, तो आप कितने बच्चों को असाइन कर सकते हो? 24 बच्चों को। अगर आपका 5 डिजिट आईडी बनाओगे तो कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल 120 तक आएगा, ठीक है। 6 का आएगा तो 625 तक आएगा फैक्टोरियल। जितना फैक्टोरियल निकलता है मतलब उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे, तो उतने बच्चों तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको आईडी जनरेट करना है तो कैसे करोगे? हाँ, नाम पे सर, मतलब नाम या फिर ईमेल आईडी पे करेंगे तो हाँ, बेस्ट तो रहेगा ना। ईमेल से अलग फिर आप रहता। सिर्फ ईमेल आईडी लगा सकते हो ना, वो तो यूनिक ही हो गया ना उसका आईडी, मोबाइल नंबर। फिर आपको ऐसा आईडी अलग क्या करना है? आपको आईडी किस लिए करना है आपको, पहले बोलो मुझे। रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, फिर जब भी हमें लॉगिन करना है तब हमें वो आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के हाँ, लॉगिन करना है, ओके। तो फिर इसलिए। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि अ, हम्म, हाँ, हेलो। हाँ सर, इतना तो आईडी ध्यान में नहीं रहे, यूजर को नहीं ना रहेगा ध्यान में। इसके लिए कुछ तो नंबर या जीमेल वगैरह यूज करना पड़ेगा, जीमेल या हाँ, मोबाइल नहीं तो नंबर। फिर आप हाँ, ऐसा हाँ, कर सकते तो हो। फिर आप हाँ आपको एक आइडिया मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए एक आइडिया कर सकते हो हम एक बेस्ट तरीके से, ठीक है। सो हियर सर मतलब हम ऐसे फॉर्मेट डाल सकते हैं ना, वो यूजर का नेम और उसका बर्थ ईयर आईडी के लिए। हाँ, वैसे ही कर सकते हैं ना, यूजर का नेम या फिर बर्थ ईयर आप उसको कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। हम्म, तो जैसे कि मान लो कि हम क्या करेंगे, उसके अंदर अल्फ़ाबेट रखेंगे, ठीक है। और जैसे अल्फ़ाबेट A to Z रखेंगे, ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। नंबर रखेंगे 0 to 9, ये कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। आप स्पेशल सिंबल आपको ऐड करना है तो 1 कर सकते हो। उसके बाद हैश कर सकते हो, आपको देना है तो हैश डॉलर, ये 3 सिंबल आप, हाँ, ये 3 सिंबल आप क्या करना चाहते हो? अलाउ करना चाहते हो उसको, ठीक है। और ये आपका कितना डिजिट का होना चाहिए? ये मान लो 6 डिजिट का होना चाहिए आपका, ठीक है। आईडी 6 डिजिट, ठीक है, आपका 6 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल देखो कितने नंबर हो रहे हैं? 26 + 10 + 3, तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 39, ओके। ये 39 हो रहे डिजिट। तो 39 का अगर फैक्टोरियल हमने निकाला तो बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। 39 का अगर फैक्टोरियल हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम कितने डिजिट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? 6 डिजिट का, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कि मान लो कि 39 काम करने वाले, तो 1 × 2 × 3 × 4
इंटू 5 एंड इंटू 6 इंटू 7, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आप फैक्टोरियल पता है फैक्टोरियल हम क्यों निकालते हैं? आपको प्रोग्राम दिया जाता है क्रिएट ए फैक्टोरियल, पर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन निकालने के लिए कि मुझे एक चीज़ की कितनी कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। तो अगर हम इसको 39 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल करेंगे तो हमें एग्जैक्ट ये मिलेगा आंकड़ा कि कितने लोग बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले, अभी रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे यहाँ पे, सिंपल आईडी इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब सिंपल आईडी मुझे जनरेट करना है तो यहाँ पे आईडी का नंबर देगा, मुझे कितने लेंथ कितनी चाहिए उसकी, ये नंबर मुझे 6 डिजिट तक आईडी चाहिए। ठीक है, तो लेंथ। अभी ये फंक्शन क्या करेगा कि एक आईडी आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एरे बना के रखेंगे, जैसे कांस्टेंट डेटा या फिर की और ये एरे है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए या फिर स्ट्रिंग रखेंगे हम। ओके, की A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ओके, फिर हम नंबर इसके अंदर थोड़े नंबर को सड़ेंगे यहाँ पे 0 1 2। ओके, कौन से 0 JKLM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सिंबल भी घुसाड़ेंगे, सिंबल हैश, और यहाँ पे हम सिंबल हैश है और हमने @ दिया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर ही हमें क्या करना है, पासवर्ड जनरेट करना है उसका। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रैंडमली नंबर जनरेट करना है। ठीक है, रैंडमली नंबर, तो आपको एक एक नंबर जनरेट करना है। तो इसका टोटल लेंथ कितना है, वो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, टोटल लेंथ 39, तो मतलब ये नंबर आपका 0 से शुरू होगा, 0 टू कहाँ तक होगा, 38 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कांस्टेंट रैंडम नंबर वेरिएबल बनाना है, और यहाँ पे आपको मैथ डॉट फ्लोर पॉइंट को निकालना है। ये मेथड है मैथ का, थोड़ा API देख लो। और यहाँ पे एक मैथ पैकेज प्रोवाइड किया जाओ स्क्रिप्ट में, जिसके अंदर रैंडम नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन आपको क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है मैक्स मतलब कितना लेंथ है, कि कहाँ तक करना है मुझे नंबर जनरेट, मैक्सिमम नंबर करना है मुझे 38 तक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से 38 आपको दे देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 से 38 और 39 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 39 यहाँ पे 39 दे दिया लेंथ इसका मतलब ये क्या करेगा, हमको 0 टू 39 दे देगा यहाँ पे, मैक्सिमम 38। ठीक है, तो 38 मतलब 0 टू 38 बना के देगा। तो ये एक रैंडम नंबर हमारा बना है। इसके अंदर ये क्या करेगा, कोई भी एक नंबर देगा हमें जो कि 0 या 38 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रैंडम नंबर आ चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, उसका ये लूप लगाना है यहाँ पे फॉर। अब कितना हमें लेना है और कितने नंबर चाहिए, 6। ठीक है, तो 6 नंबर चाहिए, तो हमें फॉर I = 0 1 I <= लेंथ, कितनी लेंथ है हमें उतनी लेंथ तक होना चाहिए, एंड I++। ठीक है, अब यहाँ पे हर वक्त हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर निकालेंगे। एक रैंडम नंबर हमने निकाला है, और यहाँ पे एक हम एरे बनाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आईडीज, ये हमारा एरे है। ठीक है,
अब एक रैंडम नंबर निकाला है और एक रैंडम नंबर जो निकलेगा हमारा, जो कि हमारा इंडेक्स होगा, इसको की जो है इसमें का उस इंडेक्स पे कैरेक्टर निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरे के अंदर पुश करना है, तो आईडीज डॉट पुश, एक एक पुश करेंगे उसके अंदर पुश, और हमें पुश क्या करना है, ये जो की है की डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर क्या है, रैंडम नंबर, स्पेलिंग चुकी यहाँ पे, रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये आरे के अंदर हो गया, और फाइनली ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग हमें। और यहाँ पे रिटर्न करना है जो भी एरे है हमारा आईडीज डॉट ज्वाइन, और हमें ज्वाइन ब्लैंक से ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो एरे के अंदर जो भी आईडीज है वो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद रैंडम नंबर बना सकते हो, ये लॉजिक लगा के। आपको यूआईडी नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिंपल आईडी फंक्शन आपको कॉल करना है, कितने डिजिट का चाहिए वो आपको लेना है यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कोड किया था, इसको अभी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे दिस डॉट सिंपल रैंडम नंबर, सॉरी सिंपल आईडी फंक्शन है, और इसको डिजेबल कर देंगे। यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 6 डिजिट का आईडी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अभी चलो इसको रन करके देखेंगे, इज इट वर्क और नॉट। तो यहाँ पे आरती सैलरी है 5000 रुपीज़, सिटी है पुणे, एज है 30, और जैसे इसको रन करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया आपका आईडी एक, ठीक है। यहाँ पे शुभम, ठीक है, रन करेंगे इसको, तो ये शुभम का ये आ गया आईडी। अब ये ठीक है। अनिकेत, ये आ गया। अब ये ठीक है क्या, रैंडम इस तरीके के नंबर आईडीज? हाँ सर, अब ये, हाँ इस तरीके से। ये तो ठीक। देखो मैंने जो आपको पढ़ाया है, जैसे कि श्वेता, अब श्वेता का आईडी रन कर दिया तो उसका आईडी ये आ चुका है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया कुछ नहीं, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है जेएस में, ये फंक्शन पढ़े हैं, पैरामीटर पढ़े हैं यहाँ पे, और ये जो लॉजिक बनाए क्या है, मैंने आपको स्ट्रिंग मेथड, कैरेक्टर ऐड पता है, लूप पता है, रैंडम नंबर ये मैथ फंक्शन है, कैरेक्टर ऐड का पता है, पुश मेथड, ज्वाइन मेथड पता है, सब पता है। फिर हमको क्या करना है, यूज़ तो करना है उसका। तो जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसका यूज़ करना है। तो आपके पास ऑलरेडी ये पढ़ा है, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको मतलब कोई काम का नहीं है आपका स्किल। आप कितना भी कोडिंग सीख लो, आपको सब पता है, एरे पता है, लूप पता है सब, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो उसको कोडिंग के जरिए, तो दिस विल नॉट मेक सेंस। और डेवलपमेंट में तो यही करना पड़ता है आपको, कि आपको जो भी कुछ आपके पास स्किल है उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। अगर नहीं कर सकते हो तो आपका कोई मतलब नहीं कंपनी के अंदर, मतलब आपको कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे खुद फंक्शन बनाया है रैंडम का, रैंडम नंबर खुद जनरेट किए। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि कभी कभी क्या होता है कि रैंडमली सेम नंबर जनरेट हो सकता है रैंडमली, ठीक है। तो रैंडमली आपको सेम नंबर जनरेट हो सकता है, तो उसको भी आपको क्या करना है, अगर ट्रैक करना है उसको, तो ट्रैक करना है तो आप क्या कर सकते हो कि क्लाइंट साइड भी ट्रैक कर सकते हो, क्लाइंट साइड के अंदर, या फिर आप क्लाइंट साइड के अंदर ट्रैक करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेबसाइट क्लोज हो गई तो फिर से स्टार्ट होगा। तो आपको जो भी नंबर आपने यहाँ पे जनरेट किया है, पहले वो सर्वर को भेजना पड़ेगा, और उस आईडी पे कोई स्टूडेंट है ये चेक करना पड़ेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो सर्वर बोलेगा कि नहीं दूसरा नंबर जनरेट करो। ओके, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, वो चीज़ करनी पड़ेगी। सिर्फ क्लाइंट साइड के भरोसे आप नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि रैंडम नंबर जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये क्या कर सकता है, सेम नंबर भी जनरेट कर सकता है, सेम नंबर, ठीक है। क्योंकि रैंडमली कौन सा भी नंबर ले रहा है, यहाँ पे आईडी जनरेट हो रहा है इंडेक्स, और उस इंडेक्स का हम सिर्फ की उठा रहे हैं, और उसको 6 बार की बना के कि उसको ज्वाइन करके हम आईडी बना रहे हैं। लेकिन रैंडम कभी कभी ऐसी गलती कर सकता है ना कि 10 बार हम रैंडमली वही नंबर आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी हम नहीं कर सकते ना उसको। तो आपको फिर डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा कि इस आईडी के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है।
तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, ठीक है, अगर चलो मान लो आपने यूनिक भी आईडी बनाए, लेकिन जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो वो मोबाइल, वो जो बंदा है वो उसका कोई सेम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी उसने किसी दूसरे का एंटर किया है, तो आपको वो भी दिखाना चाहिए कि ऑलरेडी दिस नंबर इज रजिस्टर्ड, ऑलरेडी दिस ईमेल आईडी इज रजिस्टर्ड, यू हैव टू एंटर अल्टरनेट ईमेल आईडी, क्योंकि एक ईमेल आईडी पे 10 जगह पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउ करना चाहते, या फिर एक नंबर पे नहीं करना चाहते। तो जैसे भी आपको वो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे जो भी डेटा वो एंटर करेगा उस डेटा को आप सर्वर को भेजोगे, सर्वर डेटाबेस में चेक करेगा कि इस टाइप का कोई ऑलरेडी है डिटेल्स, अगर है तो आपको बोलेगा कि ये डुप्लीकेट है, ये चीज़ डुप्लीकेट आई है, आप उनसे बोलो, अगर नहीं है तो फिर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, तो ऐसे ही आपको करना पड़ता है। हाँ, आपको इंस्टेंट यहाँ पे कीज़ बनानी है तो आप इंस्टेंट से की बना के सर्वर को भेज दे सकते हो। फिर सर्वर क्या करेगा, और एक पॉसिबिलिटी कि ये जो की बना के दी है, सर्वर पहले वो की को चेक करेगा डेटाबेस के अंदर है, अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेस करेगा, अगर नहीं है तो बोलेगा कि ये ऑलरेडी की एग्जिस्ट है, दूसरा की जनरेट करो, फिर क्लाइंट को मैसेज आएगा, फिर क्लाइंट दूसरा की जनरेट करेगा उसका, ओके, और फिर जाके फिर सर्वर के अंदर वो डेटा सेव हो जाएगा। इस तरीके से होता है। ओके, हाँ, एनी डाउट? अनिकेत, आपका क्या था क्वेश्चन? नाही सर, झालं याच्यातच सॉल्व। ओके, देखो चलो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, जो काम टास्क आपको कंप्लीट करने को बोला है और आपको कंफ्यूजन है, तो यू हैव टू डिस्कस हियर, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या क्या टास्क आसान हुए, कौन सा टास्क आपको करने में दिक्कत आ रही है। सर ते एक्झामिनेशनचा हे बनवायचंय, एक्झामिनेशनची साईट बनवायची, ओके। तर त्याच्यामध्ये जे सुपर ऍडमिनचं मॉड्यूल आहे ते आरतीला दिलंय, संदीपला लॉग इन, साइन अप आणि फॉरगेट पासवर्डचे पेजेस बनवायला लावलेत, आणि ऋषिकेश आणि मी, आम्हाला दोघांना हे नाही का आपलं इन्स्टिट्यूटचं जे पेज असतं इन्स्टिट्यूटचं, म्हणजे ते त्याच्यात क्वेश्चन्स टाकतील, आन्सर्स टाकतील, काय ऍडमिन काय पेज असेल नसेल बेसिकली. का. ओके, तो फॉरगेट पासवर्डचं काय प्रोविजन केलं, कसं पासवर्ड रिकवर करून देणार तुम्ही? संदीप वर बोलत याच्यावर, संदीपचं आहे ते. हां, फॉरगेट पासवर्डची काय काय पॉलिसी आहे तुमची, कशी पॉलिसी आहे? युजर नेम टाकून फॉरगेट पासवर्ड बटनवर क्लिक करायचं. पुढचं नाही सांगितलं. समजा मी काय, मला तुझं युजर नेम माहीत आहे, मी दुसराच युजर आहे, मला तुझा पासवर्ड माहीत करून घ्यायचा आहे, मी तुझं युजर नेम टाकलं तर मला पासवर्ड भेटेल का तो? त्याच्यासाठी जर आपल्याला एक तर ईमेल किंवा मोबाईल नंबरचं OTP तो आपल्याला, तुम्हाला काय करावं लागेल, OTP सिस्टम करावं लागेल, OTP मध्ये त्याला मेल करावं लागेल। मग OTP साठी काय करणार तुम्ही? तिथे OTP साठी आपण मेल किंवा मोबाईल नंबर मेल किंवा मोबाईल नंबर टाकून OTP आली पाहिजे असं काहीतरी. हां, तो OTPचं कसं करणार तुम्ही? ते फॉरगेट पासवर्ड पर्यंत झालं नाही, लॉग इन साइन अप झालं. ठीक आहे, सो हिअर आता फर्स्ट थिंग इथे हे आहे की युअर फर्स्ट थिंग इज दॅट जनरेट द OTP. तो स्टेप 1 मध्ये काय करणार तुम्ही, आयडेंटिफाय द युजर, आयडेंटिफाय द युजर.
ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें किस यूज़र का हमें क्या करना है, पासवर्ड फॉरगेट हुआ है तो किसका फॉरगेट हुआ है ये सबसे आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई होने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़र का आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसका यूज़र नेम जो कुछ आसान किया है उसका यूज़र नेम, और या फिर उसका मोबाइल नंबर कुछ है, या फिर उसका ईमेल आईडी में कुछ है। इसमें से आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यूज़र है, हमें इसका भी क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है। ठीक है, मतलब उसको पासवर्ड फॉरगेट जो है रिकवर करके देना है, या फिर न्यू पासवर्ड जनरेट करने देना है। ठीक है, ना सेकंड स्टेप में यह है कि जैसे भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं यूज़र को, तो हमें क्या करना है, उसको एक OTP सेंड करना है। OTP सेंड OTP, उसको क्या करना है, एक OTP उसको क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे OTP सेंड करने के लिए हम उसको सेंड करेंगे ये तो मैसेज पे, मोबाइल पे और ईमेल पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी बंदा दूसरा आता है थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी बंदा अगर आपको ये करता है, मतलब थर्ड पार्टी जो भी बंदा है वो आपका यूज़र नेम डाल के पासवर्ड लेना चाहता है, तो पहले वो आपके मेल पे आएगा या फिर मोबाइल पे आएगा, और वही OTP आप उसको क्या करना है, एंटर OTP बोलना है। आप एंटर OTP, और जैसे वो OTP एंटर करेगा तो यहाँ पे एंटर OTP मतलब वेरीफाई OTP, आपको OTP क्या करना है, वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करना है। अगर OTP वेरीफाई है तो आप उसको क्या करोगे, रिकवरी मेल करोगे, रिकवरी मेल और मैसेज मोबाइल पे। ठीक है, तो आपको मैसेज करेगा, और जो भी आपकी रिकवरी मेथड है आप उसको डायरेक्ट पासवर्ड देना चाहते हो मेल मैसेज पे, या फिर नया पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोला जाता है आपको, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो दिस स्टेप यू हैव टू इम्प्लीमेंट यूर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कोई ये यहाँ पे आपको OTP सेंड करना है मोबाइल पे। तो आपको यहाँ पे OTP कितना बनाना है, आपको कितनी डिजिट बनाना है OTP, ये आपको डिसाइड करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर? आपने अपने No, मोबाइल sir. की फंक्शनलिटी क्लियर है सब? संदीप, नो सर। डू यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी? कोई हेल्प नहीं चाहिए सर। मुझसे? ओके हम्म? हम्म? सर हॅलो, वेलकम। आपण ती फंक्शनॅलिटी असते बघा सर, जसं आपण फेसबुक आहे समजा, ओके, तर फेसबुक समजा आपण फेसबुक असो किंवा गुगल असो, समजा गुगलचं अकाउंट आहे, ओके, तर गुगल समजा माझ्या मोबाईलमध्ये लॉग इन आहे, ओके, तर मी जर का माझ्या लॅपटॉप मधनं त्याला ओपन करतोय, तर असं लिहून येतं बघा की म्हणजे तो एक कोड येतो बघा 63, एक नंबर सिलेक्ट करावा लागतो दोन्हीकडे सेम, नाही तर मग आपल्याला एक नोटिफिकेशन येते ओके, आपलं जर का नेट ऑन असेल तर, की दिस डिव्हाइस इज ट्राइंग टू ऍक्सेस युअर अकाउंट, मग आपण येस करतो. तर मग ते ते तशा फंक्शनॅलिटी कशा देता, म्हणजे असं ते पॉपअप आलं पाहिजे टू स्टेप आपल्याला व्हेरिफिकेशन नोटिफिकेशन. म्हणतात त्याला. ठीक आहे, टू स्टेप हा, ते व्हेरिफिकेशन टू असतं. स्टेप त्याच्यामध्ये व्हेरिफिकेशन. काय असतं की तुम्ही ज्यावेळेस मोबाईल वगैरे परचेस करता तेव्हा गुगलचं अकाउंट तयार करता. ठीक आहे, मग गुगलकडं ऑलरेडी तुमचा डिटेल आलेत की तुमचा मोबाईल कोणता आहे. ठीक आहे, जर तुम्ही तो एक मोबाईल नंबर रजिस्टर करून ठेवतो तुमचा की मेन तुमचा हा मोबाईल आहे. ओके, म्हणजे त्याला एक सोर्स सापडतो की ह्या मोबाईलवर मला एक मेसेज पाठवायचा आहे. ठीक आहे, जसं मी तुमचा ईमेल ID कुठं लॉग इन करतो नवीन डिव्हाइसवर, तर तो चेक करतो की डिव्हाइस कुठलं आहे पहिल्यांदा. तर तुम्ही ब्राउझर वगैरे वापरले आणि तो चेक करतो की रजिस्टर डिव्हाइस तर मोबाईल वेगळा आहे आणि हे वेगळा आहे. मग तो लगेच काय करतो, तुमच्या मोबाईलवर मेसेज पाठवतो की तुमच्या दुसऱ्या डिव्हाइसवरनं हे ईमेल ID लॉग इन करण्यात येतं आहे, तर हे तुम्हीच आहेत का. ओके, मग तुम्हीच असाल तर मग तो काय करतो, एक नंबर सेंड करतो तुम्हाला. ठीक आहे, 2-3 नंबर सेंड करतो, ते दोघाला बी सेंड करतो, तिकडे बी आणि इकडं पण. मग ते नंबर वेबसाईटवरनं जर म्हणजे मोबाईलवरनं जर तो नंबर पाठवला तर मग तो वेबसाईटला अलाव करतो तिकडल्या ह्याला. असं आहे, दुसरं काय त्याच्यामध्ये. किंवा मग तुम्हाला असं ट्रॅक करायचं असेल की तुम्हाला जे हे आहे म्हणजे
एक अकाउंट आहे, एक मुलगा दोन अकाउंट ओपन नाही केले पाहिजे, म्हणजे दोन्हीकडनं टेस्ट नाही देऊ शकला पाहिजे. एका लॉग इन केलं, दुसऱ्या अकाउंटवरून लॉग इन केलं की हे लॉग आउट झालं पाहिजे, ते अकाउंट चाललं पाहिजे, तिथून लॉग इन केलं तर ते लॉग आउट झालं पाहिजे, हे चाललं पाहिजे. म्हणजे ॲट अ टाईम एकच अकाउंट ॲक्सेसिबल झालं पाहिजे, दोन नाही झाले पाहिजे. बरोबर, असंच म्हणतोय ना. हां, मग आता ही फंक्शनॅलिटी तुम्हाला करायची की ॲट अ टाईम एकच विद्यार्थी लॉग इन होऊ शकतो. ठीक आहे, तुमच्या ऑनलाईन एक्झामिनेशनला तुम्हाला असंच पाहिजे ना की ॲट अ टाईम एकच विद्यार्थी लॉग इन होऊ शकतो ना. मग एकच विद्यार्थी लॉग इन होऊ शकतो, तर मग काय आहे की पहिल्यांदा तुम्हाला ट्रॅक करायचं की एखादा विद्यार्थी लॉग इन होतो तो सर्व्हरला कसं कळतं की हे लॉग इन आहे, हा पहिला पॉईंट. आणि दुसरा विद्यार्थी परत त्या सर्व्हरला लॉग इन करायचा प्रयत्न करतो, युजर नेम पासवर्ड टाकतो, तर सर्व्हरकडे ऑलरेडी डिटेल पाहिजेत की या युजर नेम पासवर्डवर ऑलरेडी लॉग इन झालेलं आहे, तुम्ही तुला अलाव करत नाही. तर त्यामुळे तुला काय करायचं आहे, तुमच्या ॲप्लिकेशनची जे स्टेट आहे ती मेंटेन करायची आहे. मग ॲप्लिकेशन स्टेट मेंटेन करण्यासाठी दोन गोष्टी वापरल्या जातात. एक वापरलं जातं सेशन, सर्व्हर साईड सेशन. ठीक आहे, आणि सेकंड थिंग आहे की आता JWT टोकन, म्हणजे JWT टोकन तर नाही यूज होणार, सेशनचाच वापर होणार. जसं की तुम्ही सर्व्हरला ॲक्टिव्ह आहात, लॉग इन केलेलं आहे, तर सर्व्हरवर एक सेशन तयार होतं, म्हणजे एक ऑब्जेक्ट तयार होतो, एक ID तयार होतो तुमच्या नावचा, म्हणजे तुम्ही ज्या डिव्हाइसवरनं रिक्वेस्ट सेंड केली त्या डिव्हाइसची डिटेल जातात तिथं. ठीक आहे, आणि जर दुसऱ्या ब्राउझरवरनं जर रिक्वेस्ट गेली, ओके, तर तो चेक करतो की सेशनमध्ये कुठला युजर नेम पासवर्ड आहे बाबा, आत्ता तुमचा आहे का, त्याच्यात मॅच होते का. जर मॅच झाला तर तुम्हाला सांगणार भाई तू ऑलरेडी लॉग इन केलेलं आहे, तुला अलाव नाही करणार नाही असं. तर हे सर्व्हर साईडवाल्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लायंटवाल्यांची नाही आहे, हे की तुम्हाला नाही करायचं, ते सर्व्हर साईडवाल्याला ती रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ह्या गोष्टीला तयार करेल. ठीक आहे, की मल्टिपल लॉग इन नाही झालं पाहिजे. किंवा मग याच्यामध्ये तुम्ही सॉकेट प्रोग्रामिंगचा बी इस्तेमाल केला जातो, सॉकेट प्रोग्रामिंगचा, की कधी कधी काय होतं की आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये चालू आहे, दुसरं लॉग इन झालं की ॲटोमॅटिक तुमचं काम मध्ये चालू असताना इकडं लॉग आउट झालं पाहिजे. ठीक आहे, तर अशा प्रकारचं जे असतं ते सॉकेट प्रोग्रामिंग थ्रू बी केलं जातं इथे. तर ते सर्व्हरवाल्याचं काम आहे, तुमचं लॉग. आता हे जे हां सर नाही सर, तुम्ही कंटिन्यू करा, मग मी विचारते. हे जो आहे इथं हा जो कोड आहे हा तुम्ही OTP साठी वापरू शकता. ठीक आहे, तुम्हाला OTP जे आहे, आता मी इथं तयार केलं आहे, इथं ID तयार केले म्हणजेच काय, हे OTP पण कन्सिडर करू शकता ना. असा OTP गेला तुमच्या मोबाईलवर, ते हेच आकडे टाकायचे तुम्हाला. हे OTP चेक करू असंही करू शकता, किंवा मग तुम्हाला वाटलं की OTP माझा P वरच पाहिजे, तर मी असं बी करू शकता तुम्ही. OTP फंक्शन आहे, आता इथं OTP घेणार मी. आता इथं रिटर्न math.floor math.random प्लस, आता मला समजा 4 डिजिट OTP बनायचे, 6 डिजिट, तर मी 6 डिजिट म्हणलं तर मला 10,000 इथं टाकावं लागतील. आणि मग याला आधी मला काय करावं लागेल, इथं मल्टिप्लाय बाय 9,000 करावं लागेल, 9,000 म्हणजे 4 डिव्हिजन, आणि इथं मला 1,000 करावं लागेल. ठीक आहे, तर हे फॉर्म्युला याचा थोडं रॅन्डम फंक्शन कसं वर्क होतं हे तुम्हाला बघावं लागेल. रॅन्डम तुम्हाला 0 to 1 मधली व्हॅल्यू देतं, मग त्याला तुम्ही 1000 ॲड करून 9,000 मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार, तुमचा 4 DB OTP तयार होणार, 4 डिजिट. ठीक आहे, तर आता अजून एक फील्ड इथं मी टाकतो OTP नावाची, तुम्हाला OTP जनरेट करायचा आहे. ठीक आहे, नंबर. आता हे OTP फंक्शन आहे, इथं तुम्ही काय करणार, इथं OTP ॲड करणार. इथं this.otp. ठीक आहे, आता हे ॲड केलं एम्प्लॉयला. आता हा OTP तुम्ही काय करणार, इथं प्रिंट करणार. समजा इथं
आयडी आहे, आयडीच्या खाली OTP. तर तुम्ही सिंगल OTP जनरेट करू शकता, एक बार तुम्ही टाकून शिन्या. ओके, शीतल 500 सिटी पुणे. ठीक आहे, जसे रन करल मी, इथं आला OTP तुमचा 4 डिजिट OTP आला. ठीक आहे, इथे शुभम रन केला, इथे OTP आला तुमचा. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्ही OTP तयार करू शकता. ओके आरती, एनिथिंग, बोल काय प्रश्न होता तुझा? सर हा जो डाटा आपण एंटर करतो इथे टेबल मध्ये, इथे दिसतोय आपल्याला स्क्रीनवर, हे जर आपल्याला आपल्या फाईल जेसॉन फाईल मध्ये जर सेव्ह करायचं असेल तर तुम्ही कसं करू करणार? नाही शकत, की कारण तुम्हाला फाईल सिस्टीमचा ऍक्सेसच नाहीये. नाही, म्हणजे आम्ही फक्त इथे स्क्रीनवर आपण डिस्प्ले करू शकतो, तुम्हाला समजा डेटा कन्सोल राईट मध्ये करायचं किंवा असेल इथे. फाईलमध्ये वगैरे, तर तुम्हाला सर्व्हरला द्यावं लागेल. सर्व्हरला ॲक्सेस आहे, म्हणजे ती प्रोग्रामिंग लँग्वेज फाईल सिस्टमला ॲक्सेस करू शकते, म्हणजे फाईल रीड राईट करण्याची कॅपॅबिलिटी आहे. तुम्ही फक्त टेक्स्ट फाईल बनवू शकता, इथं टेक्स्ट फाईल बनवून तिला डाउनलोड करू शकता. फक्त डाउनलोड फोल्डरमध्ये फाईल क्रिएट नाही करू शकता. क्रिएट करू शकता आणि डाउनलोड करू शकता फाईल. तुम्हाला वाटलं की मला हा डेटा एका फाईलमध्ये टाकायचा आणि डाउनलोड करायचा, तर तुम्ही करू शकता तिला तसं. असं करू शकता तुम्ही. दाखवायचं करून कसं करायचं ते? हो सर. ठीक है. मान लो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है, जितने भी एम्प्लॉय हमने ऐड किए, अभी हमें क्या करना है, सारे एम्प्लॉय क्या करना है, डाउनलोड करने हैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे. यहाँ पे जो हमारा डेटा है ये, इसको एक बटन लेंगे यहाँ पे, डिवीजन डाउनलोड, डिवीजन बटन, टाइप बटन, डाउनलोड डेटा. ठीक है, ये हमें डेटा डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे हमारा ये बटन आ चुका है, डाउनलोड डेटा. ठीक है, अभी हमें इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करना है डेटा डाउनलोड करने का. इतना ठीक है. अभी ये जो फंक्शन है हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट, कॉल हो रहा है नहीं देखेंगे इसको, अलर्ट डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली. ठीक है, अब इसको हमें कॉल करना है कहाँ पे, ये बटन के ऊपर, ऑन क्लिक इवेंट पे ऊपर क्लिक, और यहाँ पे डाउनलोड डेटा नाम का हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे. ठीक है, अब इतना हो चुका है हमारा. जैसे भी मैं इस डाउनलोड को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, मतलब फंक्शन रन हो चुका है. तो अभी हमें डेटा डाउनलोड करने के लिए अभी हमें बाइनरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट बनाएंगे. हमारा कांस्टेंट कंटेंट. तो आप फॉर्मेटिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, प्रॉपर वे से लाइन बना के. ओके, या फिर आपको लगता है कि डायरेक्ट जेसन में कन्वर्ट करना है, ओके, तो लाइन बना के भी आप कर सकते हो, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉपर वे से डेटा को दिखाऊंगा यहाँ पे करके. तो सबसे पहले अभी हमारा जो भी डेटा है उसको हम प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लेट डेटा नाम से वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर लूप लगाना है, फॉर और लेट EMP ईच एम्प्लॉय ऑफ, जो हमारा डेटा है, दिस डॉट ऑल एम्प्लॉयज है हमारे, ऑल एम्प्लॉय. ठीक है, इसको एक एक इटरेट करना है और इसके अंदर एक एक डेटा हमें लेना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कांस्टेंट लाइन, एक एक लाइन क्रिएट करेंगे हम लाइन. तो फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा था हमारा,
आईडी नेम एज सैलरी सिटी, ठीक है। तो एम्प्लॉय का आईडी है कूलन, और यहाँ पे इसके अंदर आईडी लिखेंगे emp.id, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, और इसको अटैच करेंगे /n, ठीक है, सेमीकोलन। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। अब ये फर्स्ट लाइन हमें ऐड करना है डेटा को। सो डेटा वेरिएबल है डॉट कॉनकैट मेथड है, और इसके अंदर हमें डेटा यहाँ पे पास करना है, सॉरी इसको कॉनकैट करना है लाइन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला डेटा कॉनकैट हो चुका है। नाउ सेकंड यहाँ पे लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आईडी। उसके बाद क्या है, उसका नेम है, तो नेम $emp.name /n न्यू लाइन। उसके बाद क्या डेटा है, नेम एज सैलरी सिटी, तो यहाँ पे एज, और ये यहाँ पे कितना है emp.age, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे /n, उसके बाद सैलरी $emp.salary, ठीक है, इतना हो गया /n नेक्स्ट लाइन पे। और उसके बाद सैलरी के बाद क्या था हमारा, सिटी एंड OTP था ना, तो यहाँ पे सिटी $emp.city एंड OTP यहाँ पे /n emp.otp ओके, एंड /n, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से, सेपरेटर लाइन। तो ये हो गया हमारा एक रिकॉर्ड, फिर इसको कॉन्कैटिनेट हो चुका है। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे स्लैश लाइन लगाएंगे आगे, और ये कॉन्कैटिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा अभी डेटा हमने प्रिपेयर किया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डेटा अकॉर्डिंग टू हमारे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो console.log डेटा को हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलो इस फंक्शन को देखेंगे हम, ये वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, हम जैसा चाहते वैसा। तो डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे शुभम, सैलरी है उसका 5000 रुपीज़, सिटी है यहाँ पे पुणे, और एज है यहाँ पे 60। सबमिट कर दिया यहाँ पे, ये आ गया शुभम का रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ आ गए आरती, और सबमिट कर दिया, आरती का रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पे। थर्ड आ गया है अनिकेत, अनिकेत का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये अनिकेत। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा। मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे इंस्पेक्ट में देखना चाहूँगा, तो हमारा ये देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हुआ ये एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग एम्प्टी बोल रहा है यहाँ पे। कॉन्कैटिनेट लाइन, ओके, तो ऑल, हाँ तो रुको, हमने क्या किया था यहाँ पे, ऑल डेटा यहाँ पे प्रिंट किया था, किधर गया यहाँ पे, ऑल एम्प्लॉय यहाँ पे प्रिंट किया हमने यहाँ पे। तो ऑल एम्प्लॉय डॉट पुश, और लेट emp ऑफ दिस डॉट ऑल एम्प्लॉय, और डेटा तो यहाँ पे लिया था अभी। तो मैं यहाँ पे console.log करके देखते हैं हम इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर डेटा नहीं आया तो ये हमारा लूप नहीं घूमेगा इस। ओके, सबमिट और रन कर दिया, तो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है हमारा, ठीक है। डेटा तो आ चुका है, लेकिन स्ट्रिंग यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पे एम्प्टी में। तो फिर इसको हटा देंगे यहाँ पे, और इसको हमें डेटा
प्लस इक्वल टू, अब डेटा लगाएंगे इसको, ओके ये हमारा एक रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम जैसे अनिकेत, उसके बाद है अनिकेत सैलरी है 5000 रुपीज़, सिटी है पुणे और एज है हमारा 300। सबमिट कर दिया हमने, यहाँ पे डेटा आ चुका है और मैं कैंसिल को क्लियर करना चाहूँगा, क्लियर और रिटर्न करूँगा तो ये डेटा आ चुका है। पहला ये, दूसरा आईडी, नेम अनिकेत, सैलरी तीसरी, इस तरीके का हमारा डेटा अभी प्रिंट हो रहा है। तो आपको ये डेटा डायरेक्टली एक फाइल के अंदर क्या करना है और रख के फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इतना हमारा ठीक है। अभी डेटा हमारे पास है, अभी हम ब्लॉब का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्टेंट ब्लॉब, और यहाँ पे न्यू ब्लॉब, और यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी है। पहला है डेटा, जो डेटा आपको डाउनलोड करना है एरे के अंदर पास करना है आपको। ठीक है, और दूसरा जो इसका जो पैरामीटर है, एक सेकंड, त्यानुसार आपण ते यूज करू शकतो। सो दीज आर द, एवढं झालं राइट नाउ। अभी हमें क्या करना है, अब एक डायनामिक एक टैग बनाना है डाउनलोड करने के लिए, कांस्टेंट ये एंकर टैग बनाएंगे हम। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, अब हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, उसको नाम है एंकर, ये देना है। ठीक है, अभी एलिमेंट हमारा क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी ए डॉट डाउनलोड, ये प्रॉपर्टी हमें फाइल का नाम देना है एम्प्लॉई लिस्ट डॉट txt फाइल, यहाँ पे एक्सटेंशन सही देना है। तो हमारा फाइल जब भी डाउनलोड होगी तो फाइल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय डॉट लिस्ट होगा। ठीक है ना, उसके बाद अभी हमें क्या करना है, ये डॉट उसकी href, यहाँ पे हमें लिंक देना है। लिंक किसकी देना है, ये URL की जो हमने बनाया था फाइल URL, इसकी लिंक देना है हमें यहाँ पे। अब जैसे भी इसको क्लिक करेंगे, ये जो हमारा बटन है, अब इसको हमें क्या करना है, ये जो एंकर टैग है इसको बॉडी को अटैच करना है, बॉडी को। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। तो जो भी हमारा बॉडी यूज़ होता है, मतलब HTML का बॉडी होता है हमारा, ओके, HTML फाइल जो होती है हमारी, इसको अटैच करना है, तभी वर्क होता है। ठीक है, अब इसको हमने अटैच कर दिया, फिर ये डॉट इसको क्लिक करना है। क्लिक में तो जैसी कॉल होगी तो ये टैग का जो href URL है ये फायर होगा, और ये जो फाइल है हमारी ये डाउनलोड होगी। ठीक है, अब ये फाइल डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, इसको अभी फिर रिमूव करना है हमें। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे सेम बॉडी को अटैच किया था, तो बॉडी से रिमूव कर देना है इसको। अपेंड चाइल्ड डॉट रिमूव चाइल्ड, और इसको पास करना है हमें, क्या रिमूव करना है, जो एंकर टैग हमने ऐड किया था। सो ये हो गया हमारा डाउनलोड का कोड। ठीक है, तो अभी चलो इसको अभी हम रन कर देते हैं इस कोड को। तो रिफ़्रेश किया है, अभी लिस्ट हम ऐड करेंगे, जैसे आरती, सैलरी है 5000 रुपीज़, सिटी है पुणे एंड एज है 50। जैसे भी इसको ऐड करेंगे, ये हमारा आरती ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अनिकेत है, उसका सैलरी है 9000 रुपीज़, सिटी है पुणे, एज है 30। रन कर देंगे यहाँ पे, यह आ चुका है अनिकेत। उसके बाद है शुभम, सैलरी है 54,000, सिटी संभाजी नगर, और एज है 25। ये भी ऐड हो चुका है शुभम। अभी हम ऐड करेंगे श्वेता, सैलरी है 6000 रुपीज़, संभाजी नगर, एज है 21। रन कर दिया। ठीक है, तो इतना डेटा आ चुका है। अभी हम इसको डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये देखो डाउनलोड हो चुका है हमारा। यहाँ पे ये फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी है डाउनलोड, यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये डिटेल्स आ चुके हैं हमारे, नेम आरती, आईडी, एज 50, सैलरी अनिकेत, एज 900, शुभम का डेटा, और ये श्वेता का डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है वो किसी भी फाइल में बना के स्टोर कर सकते हो।
एक्सेल में बनाना है तो आप एक्सेल का एपीआई यूज़ करके डेटा डाउनलोड कर सकते हो। टेक्स्ट में बनाना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से ब्लॉब का इस्तेमाल कर सकते हो ये ऑब्जेक्ट का। और फिर आप जैसे भी डाउनलोड करोगे तो जो भी डेटा है आप डाउनलोड कर नीचे यूज़र को दिखा सकते हो डाउनलोड करके। तो मैं फिर से डाउनलोड करूँगा तो ये डाउनलोड फिर से हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे डेटा हमारा आ चुका है। अब हम ऑल रिकॉर्ड ऐड करेंगे दूसरा और एक, मान लो शीतल है, शीतल का रिकॉर्ड सबमिट करेंगे। ये शीतल आ चुका है और डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी। यहाँ पे शीतल आ जाएगी, यहाँ पे ये शीतल आ चुकी है। ओके, अंडरस्टूड आरती? यस सर, समझ में समझ गई। कितनी पावर है जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन हाँ डेवलपमेंट सर। में, हम किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट्स अ पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्लाइंट साइड में। अब ये कोड सब मैंने जावास्क्रिप्ट में किया है ना, यहाँ पे कोई टाइपस्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं किया है मैंने, यहाँ पे सब तो जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है। यहाँ पे डॉम है, ये क्या है, ये डॉम एलिमेंट है, ये क्रिएट एलिमेंट है, डॉम कहते हैं इसको। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है और मैंने इस तरीके से इसको यूज़ किया है। तो राइव एप्लीकेशन में और बहुत कुछ फंक्शनलिटी होती है आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो इसलिए जो हम सीखते हैं तो इसलिए आपको डीप सिलेबस सीखना पड़ता है। जैसे ब्लॉब क्लॉब ये कोई पढ़ाता नहीं आपको जावास्क्रिप्ट में, बाइनरी लॉ ऑब्जेक्ट ये जो होता है ये सिलेबस में है ही नहीं किसी के। आप कहीं पर भी देखो कंटेंट, लेकिन एप्लीकेशन तो बनाना पड़ता है, तब क्या करोगे, तब आपको पता होना चाहिए चीज़ें सारी ये। तो इसलिए लैंग्वेज के जो पूरे कंटेंट होते हैं फीचर्स वो पता होने चाहिए और फिर उसके बाद हम उसके यूज़ केस के अलग अलग यूज़ केस में उसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड बनाने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा बाद में एक्सेल से डेटा कैसे अपलोड करना है, एक्सेल में डाउनलोड कैसे करना है, पीडीएफ फाइल्स, इमेज अपलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप अपलोड कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको। ये तो इंटरेक्टिविटी होता है कौन से भी एप्लीकेशन का कि आप उस तरीके के ऑपरेशन उसके ऊपर कर सकते हो। ओके, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग फंक्शनलिटी भी आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जितना एप्लीकेशन सिंपल बनाना चाहते हो यूज़र के लिए उतना डिफ़िकल्ट कोड होता है आपका। ओके, तो डिफ़िकल्ट कोड मतलब यूज़र को जितना आसान तरीके से हम फंक्शनलिटी देना चाहते हैं उतना ज़्यादा कोड हमें करना पड़ता है डिफ़िकल्ट। तो इसका एक अपोजिट रिलेशन होता है, सिंपल यूज डिफ़िकल्ट टू कोड। ओके, और डिफ़िकल्ट टू सिंपल टू कोड मतलब डिफ़िकल्ट टू यूज, ऐसा होता है इसका। तो आपको ये चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी है, ओटीपी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर उसके हिसाब से एक एक चीज़ें बनानी है आपको। ओके, या सो टेक्निकली इन अ लेक्चर आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे रिकैप है हमारा। हमने यहाँ पे ये जो फुल रिस्पॉन्स हैंडलिंग देखा, फिर हमने क्या देखा, यूनिक नंबर जनरेशन, यूनिक आईडी जनरेशन देखा, फिर हमने देखा ओटीपी किस तरीके से बनाते हैं, ओटीपी जनरेशन, क्रिएट एम्प्लॉय लिस्ट एंड डाउनलोड इट। ये कंटेंट हमने आज के इस लेक्चर में देखे। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमने बेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग अच्छी तरीके से देखा है, आपको यही यूज करना है। फिर ये यूनिक आईडी जनरेट कैसे होते हैं, ओटीपी भी देखा है, क्रिएट एम्प्लॉय लिस्ट भी देखा है। ठीक है, तो कल हम और एचटीटीपी के बारे में देखेंगे, जैसे रिस्पॉन्स टाइप किस तरीके से, एरर हैंडलिंग, या फिर जैसे कि मान लो कि कभी कभी हमारा वेबसाइट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो रिक्वेस्ट फेल होती है, तो वो 3 बार ट्राई करता है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो आपको कितनी बार ट्राई करना है, उतनी बार ट्राई होने के बाद फिर आपको एरर मैसेज देगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एचटीटीपी के ऊपर फिर बाइट में डेटा आप फाइल डाउनलोड करते हो कोई, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि 30% डाउनलोड हो चुकी है, 50% हो चुकी है, या फिर कोई आप फाइल अपलोड कर रहे तो दिखाता है प्रोग्रेस की 40% अपलोड है, 30। तो ये कैसे पता चलता है आपको कितना परसेंट अपलोड हुआ है, कितना परसेंट डाउनलोड, तो आपको प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है ना यूज़र को, तब जाके यूज़र थोड़ा सेटिस्फाई होता है कि अभी चल रहा है यहाँ पे। वो कैसे करते हैं यहाँ पे, वो सब इस एचटीटीपी के अंदर आता है। और यही तो प्रॉब्लम है कि ये नहीं सिखाया जाता किधर, मतलब आपको
जो कोर्सेज चलाते हैं ना ऑनलाइन, या फिर ये ट्रेनिंग मिलती नहीं, कोई बताया था ना, जो सिलेबस है सब छोटा छोटा पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो सिलेबस है, ये कंटेंट किसी कोई चलाता ही नहीं इसके, ठीक है। तो इससे थोड़ा, अगर हमारा अभी एक नया करिकुलम डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं अभी, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें अब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि किस तरीके से मॉड्यूल होने चाहिए, ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट किस तरीके से होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी एक नया पैटर्न बन रहा है हमारा, और मैं ही बनाता हूँ सारे सिलेबस वगैरह जो हमारे पूरे इंस्टीट्यूट है, कोड लाइन्स के ब्रांचेस या सब चीज़ें, तो मेरा ही सिलेबस होता है सब तरफ। तो इससे स्टूडेंट को बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक। तो यस, इट्स टाइम टू अप क्यूरी सेशन हियर। कोई क्वेश्चन, क्यूरी? हाउ वाज टुडेज एक्सपीरियंस ऑफ द लेक्चर? आज बहुत अच्छा था, मतलब समझ में आया सब। ओके रोज ही आता है लेकिन ऊपर से जाता है, आज चांगलं समजलं. ओके, काय काय समजलं चांगलं? ते युनिक आयडी कसं बनवायचं ओके, हाँ, ते मतलब समजलं. एप्लीकेशन के रिगार्डिंग चीज़ें समझ रही कि हम किसी फंक्शनलिटी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।